सफाई कर्मी का पीछा करता है और उसे अपनी मां के साथ एक परित्यक्त घर में देखता है जहां वे सच्चाई उजागर करते हैं। अपना सामान उठाओ, अपना सामान उठाओ, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। रीना शर्मा ने पलक भी नहीं झपकाई। आना मुना करते हैं, यह नहीं पूछा कि क्यों। पीछे नहीं हटी, बस नीरज मल्होत्रा की आंखों में ठीक 3 सेकंड तक देखा। इतना समय कि उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसका वह नाम नहीं बता सका। और फिर उसने अपनी आंखें अपने हाथ में पकड़े गीले कपड़े पर झुका ली। ठीक है, उसने कहा। और बस यही था। नीरज को कुछ और की उम्मीद थी। उन्हें हमेशा कुछ और की उम्मीद रहती थी। शायद आंसू। एक झुके हुए सिर के साथ धीमी आवाज में पूछी गई कोई व्याख्या, कोई ऐसी विनती जो उसे पुष्टि करती कि वह सही था, कि उसके पास शक्ति थी, कि निर्णय उचित था, भले ही उसने इसे लेने का कोई कारण न दिया हो। लेकिन रीना ने उसे ऐसा कुछ नहीं दिया। वह मुड़ी और बिना जल्दबाजी किए सर्विस कॉरिडोर की ओर चल दी। लक्ष्मी, घर की प्रबंधक, अपने हाथ बांधे रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो तटस्थ होने का नाटक कर रहा था, लेकिन वह नहीं था। उसी ने नीरज के कान में सुबह नाश्ते पर कुछ कहा था, इससे पहले कि वह अपनी कॉफी खत्म करता। कुछ ऐसा जो उसने आधा अधूरा सुना था, अपनी तरह से संसाधित किया और 10 मिनट से पहले ही निश्चितता में बदल दिया। मल्होत्रा हवेली में चीजें ऐसे ही चलती थीं। लक्ष्मी बोलती, नीरज तय करता और दुनिया मानती। रीना यह पहले दिन से जानती थी। 8 महीने पहले जब वह पहली बार एक छोटे से बैग और 30 दिन के प्रोबेशन कॉन्ट्रैक्ट के साथ इस घर में आई थी, तो लक्ष्मी ने उसे हाथ से लिखी नियमों की एक सूची दी थी। 19 नियम। रीना ने उन सभी को पढ़ा, सिर हिलाया और कागज को अपनी पैंट की पिछली जेब में रख लिया। नियम नंबर 7 कहता था कि परिवार के सदस्यों के साथ अनावश्यक बातचीत न करें। नियम नंबर 12 कहता था कि बिना पूर्व अनुमति के पूर्वी विंग में प्रवेश न करें। नियम नंबर 16 कहता था कि घर की मालकिन के बारे में सवाल न करें। यह आखिरी नियम उसे बाद में समझ में आया। घर की मालकिन गायत्री मल्होत्रा थीं, नीरज की मां। वह 74 साल की थीं, एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थीं जिसका नाम उन दीवारों के भीतर कोई जोर से नहीं लेता था। और पूर्वी विंग में उनका एक कमरा था जिसमें रीना को प्रवेश करने की अनुमति मिलने में 3 सप्ताह लग गए। जब वह आखिरकार अंदर गई तो उसने एक महिला को खिड़की के पास बैठी हुई देखा जो बगीचे को देख रही थी। उसके हाथों में ठंडी चाय का प्याला था। गायत्री ने उसे देखा, अन्य लोगों की उदासीनता से नहीं, बल्कि कुछ अलग से, कुछ ऐसा जो पहचान जैसा लग रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। रीना। रीना, मालकिन ने दोहराया जैसे वह इसे अपने मुंह में परख रही हो। अच्छा नाम है, मजबूत। यह सब की शुरुआत थी। हालांकि उस समय दोनों में से कोई भी यह नहीं जानता था। नीरज मल्होत्रा 34 साल का था और 4 लॉजिस्टिक्स कंपनियों का प्रबंधन करता था जिन्हें उसके पिता ने 2 दशकों में बनाया था। उसने 29 साल की उम्र में व्यवसाय विरासत में मिला था। जब राजेश मल्होत्रा एक मंगलवार दोपहर मुंबई में अपने कार्यालय में दिल का दौरा पड़ने से मर गए थे, बिना किसी को तैयारी का समय दिए, तब से नीरज प्रबंधन करता, निर्णय लेता, समस्याओं को हल करता और सब कुछ ऐसी दक्षता के साथ चलाता था जिसकी उसके सहयोगी प्रशंसा करते थे और उसके कर्मचारी डरते थे। जो कोई खुले तौर पर नहीं कहता था वह यह था कि अपने पिता की मृत्यु के बाद से नीरज कभी सच में नहीं हंसा था। वह एक क्रूर व्यक्ति नहीं था, वह एक खाली व्यक्ति था। और खाली लोग जब वे अपने अंदर के उस खालीपन के साथ क्या करना है यह नहीं जानते तो कभी कभी अनजाने में कठोर हो जाते हैं। उस सुबह जब लक्ष्मी ने उसे कॉफी पीते हुए जो कहा, नीरज ने उन शब्दों को अपने दिमाग के सबसे ठंडे हिस्से से सुना। उसने विवरण नहीं पूछा, उसने पूरी तस्वीर का इंतजार नहीं किया। उसने कप रखा, उठा और सीधे कॉरिडोर की ओर चला गया जहां रीना गैलरी के संगमरमर के फर्श की सफाई कर रही थी। वह वहीं थी, घुटनों के बल, हाथ में कपड़ा लिए, और उसने उसे जो कहा उसने वही जवाब दिया। और वह गैलरी में अकेला रह गया। उन 3 सेकंड की नजर की छवि उसके भीतर कहीं दर्ज हो गई जिसे वह पहचान नहीं पाया। रीना छोटे कमरे तक चली गई। सर्विस कॉरिडोर के अंत में, जिसे वह एक और कर्मचारी के साथ साझा करती थी जो उस दिन छुट्टी पर थी, उसने संकरी अलमारी खोली, अपना बैग निकाला और उसी शांत और व्यवस्थित तरीके से कपड़े मोड़ना शुरू कर दिया जैसे वह सब कुछ करती थी। एक टी-शर्ट, एक स्वेटर, वह किताब जिसे वह रात को सोने से पहले पढ़ती थी। उसने दीवार पर टेप से चिपकी तस्वीर देखी। उसका भाई रोहन, 14 साल का, एक आइसक्रीम पार्लर के सामने मुस्कुरा रहा था। कोन झुका हुआ था और ठोड़ी पर चॉकलेट की एक धार थी। उसने उसे सावधानी से उतारा और किताब के पन्नों के बीच रख दिया।
वह रोई नहीं थी और वह रोने वाली नहीं थी। उसने खुद से यह वादा उस दिन किया था जब वह 200 रुपये जेब में और फोन में एक पता लिखे हुए जयपुर से मुंबई आई थी। उसने देश भर की यात्रा अकेले की थी। उसने 3 रातें बस स्टैंड पर सोकर बिताई थीं, नौकरी की पुष्टि का इंतजार करते हुए। उसने ऐसी शर्तें स्वीकार की थीं जिन्हें वह अन्य परिस्थितियों में कभी स्वीकार नहीं करती। सब रोहन के लिए, सब रोहन की पढ़ाई का भुगतान करने के लिए, रोहन की दवा, रोहन का भविष्य। रोने से कहीं नहीं पहुंचते, यह भी खुद से किए गए समझौते का हिस्सा था। उसने अपना बैग बंद किया, अपनी जैकेट पहनी, अपने बिस्तर के नीचे रखा छोटा सूटकेस उठाया, केवल वही जिसमें वह अपनी कुछ ही चीजों को रखती थी जिन्हें वह सच में अपनी मानती थी। उसने गहरी सांस ली और पीछे मुड़े बिना कमरे से बाहर निकल गई। कॉरिडोर में लक्ष्मी उसके हाथ में एक लिफाफा लिए इंतजार कर रही थी। फाइनल सेटलमेंट, उसने कहा। यह नकद है, अगर तुम चाहो तो जांच सकती हो। रीना ने लिफाफा बिना खोले लिया। जरूरत नहीं है, उसने कहा। लक्ष्मी ने एक ऐसा इशारा करते हुए सिर हिलाया जो दयालु होना चाहता था लेकिन अंततः कॉन्डिसेंडिंग लग रहा था। यह नीरज साहब का फैसला था। मैं बस वही करती हूं जो वह मुझसे कहते हैं। रीना ने कुछ नहीं कहा। उसने एक पल के लिए लक्ष्मी को देखा, उस शांति के साथ जिसे दूसरी महिला कभी नहीं समझ पाई कि कैसे व्याख्या करें, और फिर मुख्य द्वार की ओर चलती रही। उसने रसोई पार की, प्रवेश द्वार का हॉल पार किया, अपने अच्छी तरह से रखे पौधों और शांत फव्वारों के साथ अंदरूनी बगीचा पार किया। बाहर निकलने वाले दरवाजे तक पहुंचने से पहले वह 1 सेकंड के लिए रुक गई। उसने अपना सिर थोड़ा सा पूर्वी विंग की ओर घुमाया। गायत्री के कमरे की खिड़की दूसरी मंजिल से बगीचे की ओर खुलती थी। पर्दा लगा हुआ था। रीना यह नहीं जान पाई कि मालकिन पीछे थी या नहीं। वह चलती रही। उसने दरवाजा का खोला, सड़क पर निकल गई। मुंबई की दोपहर की धूप उसके चेहरे पर पूरी शक्ति से पड़ी। उसने एक बार पलक झपकाई, अपने हाथ में सूटकेस को ठीक किया और चलने लगी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अभी तक नहीं जानती थी कि अंदर उस पल कुछ ऐसा घटित हो रहा था। चुप्पी का वजन। गायत्री मल्होत्रा ने अपने कमरे से दरवाजे की आवाज सुनी। यह एक हिंसक दरवाजे की आवाज नहीं थी। यह उस तरह की आवाज थी जो एक दरवाजा तब करता है जब कोई उसे सावधानी से लेकिन निश्चित दबाव के साथ बंद करता है। उस तरह की आवाज जो कहती है, यह खत्म हो गया है और मैं इसके लिए कोई तमाशा नहीं करने वाली। वह इस आवाज को जानती थी। उसने खुद एक बार ऐसा किया था, 30 साल पहले, एक अलग घर में और ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें इस हवेली में कोई नहीं जानता था। वह खिड़की के पास वाली कुर्सी से उठी। उसने धीरे धीरे ऐसा किया, उस सावधानी के साथ जिसकी अब शरीर को आवश्यकता थी, जो पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं करता था। वह खिड़की तक चली गई। उसने पर्दा बस इतना खोला कि वह देख सके। रीना वहीं थी, सूटकेस एक हाथ में और बैग कंधे पर, सीधी पीठ, दृढ़ कदम, सिर मोड़े बिना बगीचे को पार कर रही थी। नहीं, गायत्री ने कहा, बस इतना ही, बहुत धीमी आवाज में, लगभग खुद से, लेकिन उसने वह अपनी पूरी बची हुई शक्ति के साथ कहा। उस घर में कोई नहीं जानता था कि पूर्वी विंग में क्या हो रहा था। जब डॉक्टर पिछली बार गायत्री की जांच करने आए थे तो उन्होंने नीरज को कॉरिडोर में उस सावधानी भरी आवाज में कहा था जो डॉक्टर तब इस्तेमाल करते हैं जब वे किसी कठोर बात को नरम करना चाहते हैं, कि मालकिन गंभीर भावनात्मक अलगाव की अवधि से गुजर रही थी, जो उनकी स्थिति वाले लोगों में सामान्य था, जो हफ्तों महीनों तक चल सकता था, कि सबसे अच्छा था कि उन पर दबाव न डाला जाए, उन्हें जगह दी जाए, बिना आक्रमण किए उपलब्ध रहा जाए। नीरज ने सिर हिलाया था, धन्यवाद दिया था, अपनी कॉल और कॉन्ट्रैक्ट पर वापस लौट गया था। जो डॉक्टर नहीं जानता था, क्योंकि वह मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे वहां नहीं होता था, वह यह था कि पिछले 4 महीनों से गायत्री मल्होत्रा को अपने कमरे में एक नियमित विजिट मिलती थी। वह नर्स नहीं थी, लक्ष्मी नहीं थी, वह रीना थी जो सफाई की गाड़ी लेकर आती थी, बिना शोर किए सफाई करती थी और जाने से पहले खिड़की के पास वाली कुर्सी पर 10 मिनट बैठती थी। पहली बार यह गलती से हुआ था। रीना सफाई करने गई और गायत्री को फर्श पर पाया, गिरी हुई नहीं, बल्कि बिस्तर से पीठ टिकाकर फर्श पर बैठी हुई थी। आंखें खुली हुई थीं और वह कहीं नहीं देख रही थी। उसने पूछा कि क्या उसे मदद की जरूरत है। गायत्री ने कहा नहीं, लेकिन जब रीना बाल्टी लेने गई ताकि बाथरूम की सफाई खत्म कर सके, तो मालकिन ने अकेले ही जोर से बात की, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई सुनेगा। मुझे अब अपने पति की आवाज याद नहीं है, उसने कहा। रीना बाथरूम की देहरी पर रुक गई। वह अंदर नहीं गई, बाहर नहीं गई। उनकी मृत्यु कब हुई? उसने पूछा। 5 साल पहले।
आवाज याद रखने के लिए यह बहुत लंबा समय है, इसे भूलने के लिए यह बहुत कम समय है। एक चुप्पी थी। फिर रीना ने बाथरूम की सफाई खत्म की, बाल्टी उठाई और कमरे के बीच में खड़ी हो गई। मेरी मां की मृत्यु 2 साल पहले हुई थी, उसने कहा। मुझे भी अब याद नहीं कि उनकी आवाज कैसी थी, लेकिन कभी कभी जब मैं बहुत शांत होती हूं तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें सुन रही हूं। गायत्री ने उसे फर्श से देखा। और वह तुमसे क्या कहती है? हार मत मानो। मालकिन ने जवाब नहीं दिया। लेकिन उस दोपहर जब रीना जाने वाली थी, गायत्री ने उससे कहा, गुरुवार को तुम इस कमरे को फिर से साफ करने आना। यह कोई सवाल नहीं था। हाँ मालकिन, रीना ने कहा। और इस तरह यह शुरू हुआ। 4 महीने के मंगलवार और गुरुवार, 4 महीने की साझा चुप्पी, छोटे शब्द, ऐसी बातें जो कहीं नहीं जाती थीं, लेकिन समझ ही जाती थीं। गायत्री ने उसे अपनी पूरी कहानी नहीं बताई थी, रीना ने भी नहीं। लेकिन पूर्वी विंग के उस कमरे में दोनों के बीच कुछ पनप गया था, जिसे उस घर में कोई और नाम नहीं दे पाता। यह ठीक दोस्ती नहीं थी, यह उससे कुछ अधिक पुराना था। यह 2 महिलाओं के बीच की पहचान थी, जिन्होंने अकेले बहुत भारी चीजों का बोझ उठाना सीखा था। उस सुबह जब लक्ष्मी ऊपर मालकिन को यह बताने गई थी कि नीरज साहब ने रीना की सेवाओं को समाप्त करने का फैसला किया है, तो गायत्री ने बिना कुछ कहे सुना था। लक्ष्मी ने इस चुप्पी को स्वीकृति समझा। यह स्वीकृति नहीं थी, यह मालकिन की गणना थी। गायत्री खिड़की से दूर चली गई, अपने कमरे के दरवाजे तक चली गई। उसे खोला। कॉरिडोर खाली था। नीचे से घर का सामान्य शोर आ रहा था। कदमों की आवाज, रसोई में किसी चीज की दूर की भिनभिनाहट, एक दरवाजा। गायत्री कॉरिडोर में निकली, सीढ़ियों तक चली गई। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरी। एक हाथ रेलिंग पर था, बिना जल्दबाजी किए लेकिन बिना रुके। जब वह प्रवेश द्वार के हॉल में पहुंची तो कर्मचारी, जो साइड टेबल पर एक फूलदान ठीक कर रही थी, उसे देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। गायत्री मैडम, क्या आपको कुछ चाहिए? मैं लक्ष्मी को बुलाती हूं, उसने कहा। गायत्री ने कहा और मुख्य दरवाजे की ओर चलती रही। कर्मचारी को पता नहीं था कि क्या करना है। वह फूलदान हाथों में लिए खड़ी रह गई। गायत्री ने दरवाजा खोला। वह अकेली ही प्रवेश द्वार की गैलरी में बाहर निकली। उसने सामने का बगीचा, गेट, दूसरी ओर की सड़क और रीना को देखा। वह पत्थर के रास्ते के अंत में थी, गेट पार करने ही वाली थी। एक हाथ में सूटकेस, बैग कंधे पर, पीठ अभी भी सीधी थी। रीना। गायत्री की आवाज तेज नहीं थी, कभी तेज नहीं रही थी, लेकिन उसमें एक खास गुण था, एक ऐसी आवृत्ति जो चुप्पी को इस तरह काटती थी कि उसे वॉल्यूम की आवश्यकता नहीं होती थी। रीना रुक गई, मुड़ी, गायत्री को गैलरी में देखा और उस दिन पहली बार उसकी अभिव्यक्ति में कुछ बदल गया। यह बहुत ज्यादा नहीं था, बस आंखों के चारों ओर एक हल्का सा आंदोलन था, लेकिन यह काफी था। मालकिन गैलरी की सीढ़ियां उतरीं, रास्ते पर चलीं और रीना, यह अच्छी तरह से जाने बिना कि क्यों, उसकी ओर एक कदम बढ़ी। वे बगीचे के बीच में मिली। गायत्री ने उसका खाली हाथ पकड़ा, उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, जो पतले और ठंडे थे लेकिन दृढ़ थे। सुनो, मालकिन ने धीमी आवाज में कहा, सीधे उसकी आंखों में देखते हुए। और वहां बगीचे में खड़ी दोपहर की धूप उनके चेहरों पर पड़ रही थी। गायत्री मल्होत्रा ने रीना शर्मा से कुछ कहा। उसने इतनी धीमी आवाज में कहा कि कोई और उसे सुन नहीं सका। न तो वह कर्मचारी जो उन्हें रसोई की खिड़की से देख रही थी, न ही लक्ष्मी जो हॉल में आ गई थी और भौहें सिकोड़े हुए दृश्य को देख रही थी। नीरज, जो उस समय सीढ़ियां उतर रहा था और खिड़की से अपनी मां को बगीचे में देखकर अचानक रुक गया था। अपनी मां को उस सफाईकर्मी का हाथ पकड़े हुए देखा जिसे उसने अभी अभी बर्खास्त किया था। उस पल गायत्री ने जो कहा वह इतना अप्रत्याशित, इतना सटीक, कुछ ऐसी चीज से इतना भरा हुआ था जिसे रीना ने उस शहर में किसी से भी पाने की उम्मीद नहीं की थी कि युवा महिला ने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, बस 1 सेकंड के लिए। और जब उसने उन्हें खोला तो सिर हिलाया। गायत्री ने उसे छोड़ दिया। रीना ने अपना सूटकेस फर्श से उठाया जहां उसने उसे रखा था, अपना बैग कंधे पर ठीक किया और गेट की ओर फिर से चलने लगी। गायत्री उसे देखती हुई बगीचे में खड़ी रही और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मालकिन भी चलने लगी, घर की ओर नहीं बल्कि सड़क की ओर, रीना के पीछे। रसोई में मौजूद कर्मचारी ही थी जो सबसे पहले लक्ष्मी को बताने के लिए दौड़ी, और लक्ष्मी ही थी जो नीरज के अध्ययन कक्ष में दौड़ी, और नीरज ही था जो सीढ़ियां 3-3 करके उतरा और बिना जैकेट के, बिना कुछ के, बिगड़े हुए चेहरे के साथ मुख्य द्वार से बाहर निकला। वह गेट पर पहुंचा और वह दृश्य देखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसकी 74 वर्षीय मां, बीमार,
एक नीले सूटकेस वाली महिला के पीछे बाहें फैलाए फुटपाथ पर दौड़ रही थी। माँ, वह चिल्लाया। गायत्री नहीं रुकी। नीरज सड़क पर निकला, उसके पीछे भागा और बांद्रा के उस धूप भरे फुटपाथ पर कहीं तीनों एक ही जगह पर मिले। सूटकेस वाली रीना, बाहें फैलाए गायत्री और पीछे नीरज अपने सिर पर हाथ रखे, यह बिल्कुल भी न समझते हुए कि क्या हो रहा था। रीना मुड़ी, गायत्री को देखा, नीरज को देखा और उस आदमी ने जब से उसे कहा था अपना सामान उठाओ, तब से पहली बार रीना शर्मा ने ठीक है के अलावा कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वह अभी भी नहीं बोली, क्योंकि इससे पहले गायत्री ने नीरज की बाह पर हाथ रखा, उसे देखा और कुछ ऐसा कहा जो उसने पहले कभी इस तरह, इस तात्कालिकता के साथ, इस वजन के साथ नहीं सुना था। और उसकी मां ने जो कहा, उसने पूरे दृश्य का तापमान बदल दिया। उसकी मां ने जो कहा, उसने उसे वहीं रोक दिया। उसकी मां ने जो कहा, वह एक सच्चाई की शुरुआत थी जिसे नीरज मल्होत्रा 34 साल से नहीं जानता था, जो नीरज ने नहीं देखा था। वह जानती है कि तुम कौन थे? गायत्री ने कहा। बस इतना ही। नीरज ने उसे बिना समझे देखा। उसका हाथ अपनी मां के कंधे पर था, उसे वापस घर ले जाने के लिए तैयार था, उसे यह बताने के लिए कि ठंड थी, कि उसे नीचे नहीं आना चाहिए था, कि यह एक गलतफहमी थी और वह इसे हल करेगा। लेकिन उन 6 शब्दों ने उसे इस तरह से पंगु बना दिया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। इसका क्या मतलब है? उसने पूछा। गायत्री ने जवाब नहीं दिया। उसने रीना को देखा। रीना फुटपाथ को देख रही थी और नीरज बांद्रा की उस धूप भरी सड़क पर 2 महिलाओं के बीच खड़ा। कई सालों में पहली बार महसूस किया कि कुछ ऐसा हो रहा था जो उसके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर था। चलो अंदर चलते हैं, उसने सबसे शांत आवाज में कहा जो वह बना सकता था। ठंड नहीं है, ठंड नहीं है, उसकी मां ने कहा। शाम के 3 बजे हैं। मां, नीरज। गायत्री ने जिस स्वर का उपयोग किया वह एक बीमार महिला का नहीं था जिसे देखभाल की जरूरत थी। यह उस महिला का स्वर था जिसने उसे पाला था, जिसने उसे बड़ा होते देखा था, जो ठीक ठीक जानती थी कि उसे कैसे रोकना है जब वह अपनी हर चीज को दक्षता और बिना सवाल किए हल करने वाले मोड में आता था। रुको। वह रुका। रीना ने अपनी आंखें फुटपाथ से उठाईं, उन्हें नीरज पर रखा और उस नजर में कुछ ऐसा था जिसे वह अभी तक पढ़ नहीं पाया था, लेकिन जिसे उसने अपनी छाती के केंद्र में एक सटीक असुविधा के रूप में महसूस किया। मैं जा रही हूं, रीना ने कहा। नहीं, गायत्री ने कहा। गायत्री मैडम। रीना की आवाज धीमी थी लेकिन दृढ़, स्नेही और दृढ़ एक ही समय में, एक संयोजन जिसे नीरज बिना संसाधित किए देखा। हम पहले ही बात कर चुके हैं। आपने मुझे जो कहना था वह कहा, मैंने सुना। अब आपको अंदर जाना चाहिए। अगर तुम जा रही हो तो मैं कहीं नहीं जा रही। आप मेरा मुंबई में पीछा नहीं कर सकती। मैं कोशिश कर सकती हूं। रीना ने उसे देखा और 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड के लिए, एक ऐसी चीज जो अस्पष्ट रूप से मुस्कान जैसी लग रही थी उसके चेहरे पर छा गई। वह इतनी तेजी से गायब हुई कि नीरज को यकीन नहीं था कि उसने उसे देखा भी था। आप और मेरे बीच कुछ नहीं बदला है, रीना ने कहा। आपने जो कहा मैं उसे अपने साथ रखूंगी, लेकिन आपके बेटे ने फैसला किया है और मैं उसका सम्मान करती हूं। आपके बेटे ने एक ऐसे आधार पर फैसला किया है जो उसने नहीं देखा। रीना ने इस पर जवाब नहीं दिया। नीरज ने अपनी मां को देखा, फिर रीना को, फिर से अपनी मां को। क्या कोई मुझे बता सकता है कि आप किस बारे में बात कर रही हैं? दोनों में से किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। यही वह चीज थी जिसने उसे तय करने पर मजबूर किया। सड़क पर का दृश्य नहीं, अपनी 74 वर्षीय और बीमारी से पीड़ित मां को फुटपाथ पर दौड़ते हुए नहीं देखना, जो उसे हर कदम पर भारी पड़ रहा था। रीना के हाथ में नीला सूटकेस नहीं, न ही कंधे पर बैग, नहीं उसकी वह मुद्रा जो स्थायी रूप से कहती लगती थी कि उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जिसने उसे तय करने पर मजबूर किया वह उन दोनों के बीच की चुप्पी थी, वह चुप्पी जो उसे बाहर कर रही थी, जो उनके बीच इस तरह से मौजूद थी जिसे उसने सालों से अपनी मां के साथ नहीं बनाया था। साल कितने ठीक ठीक। वह फुटपाथ पर खड़ा इसकी गणना नहीं करना चाहता था, लेकिन संख्या फिर भी उसे भारी लगी। रीना, उसने कहा। उसने उसे देखा। 1 पल के लिए अंदर आओ। नीरज साहब ने आज सुबह मुझे निकाल दिया। मुझे पता है, मैं तुमसे 1 पल के लिए अंदर आने को कह रहा हूं। किस लिए? और वहीं वह सरल सीधा सवाल था, बिना दुश्मनी के, लेकिन बिना किसी ठोस कारण के, हिलने की कोई इच्छा के बिना। नीरज मल्होत्रा, जो 4 कंपनियों का प्रबंधन करता था, जो लाखों के कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत करता था,
जिसने अपने वयस्क जीवन में कभी किसी कर्मचारी के सामने किसी निर्णय को सही ठहराना नहीं पड़ा था, खुद को एक ईमानदार जवाब की तलाश में पाया ताकि मेरी मां को सड़क पर खड़ा न रहना पड़े, उसने कहा। रीना ने गायत्री को देखा। गायत्री उसे अपनी उसी शांति के साथ देख रही थी जो त्याग नहीं थी बल्कि निश्चितता के करीब थी। ठीक है, रीना ने कहा। 10 मिनट अंदर लक्ष्मी हॉल में किसी ऐसे व्यक्ति के चेहरे के साथ इंतजार कर रही थी जो अभी अभी देखे गए को नहीं समझता, लेकिन जानता है कि चीजों के क्रम में कुछ अपनी जगह से हट गया है। गायत्री मैडम, मैं आपको ऊपर ले चलती हूं, उसने कहा। जब मैं चाहूंगी तो खुद ऊपर जाऊंगी, गायत्री ने जवाब दिया। लक्ष्मी ने मुंह खोला, उसे बंद कर दिया। नीरज ने उसे 1 सेकंड के लिए देखा और वह समझ गई। वह रसोई की ओर ऐसे कदमों से पीछे हट गई जो उतनी तेजी से आवाज न करने की कोशिश कर रहे थे जितनी वे थे। तीनों हॉल में रुक गए। गायत्री सीढ़ियों के पास सोफे पर बैठ गई, जिसे कोई कभी इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि यह एक सीधे पीठ वाला सजावटी सोफा था जो रुकने के लिए आमंत्रित नहीं करता था। उसने इसे ऐसे इस्तेमाल किया जैसे यह दुनिया की सबसे आरामदायक जगह हो। नीरज ने रीना को देखा। रीना सूटकेस बगल में और बैग अभी भी कंधे पर लिए खड़ी थी। उसने उसे नहीं छोड़ा था, जैसे कि वह किसी भी पल भागने की जरूरत महसूस कर सकती थी और कुछ भी वापस लेने के लिए वापस नहीं आना चाहती थी। तुम यहां कब से काम कर रही हो? नीरज ने पूछा। 8 महीने और 12 दिन। और उस समय में मेरी मां के साथ ठीक ठीक क्या हुआ? रीना ने उसे देखा। लक्ष्मी ने आपसे क्या कहा? यह मायने नहीं रखता। यह काफी मायने रखता है नीरज साहब, क्योंकि आपने आज सुबह जो सुना वही कारण है कि आपने मुझे निकाल दिया। और अगर आपने जो सुना वह सच नहीं है तो एक समस्या है। नीरज ने हाथ बांध लिए। लक्ष्मी ने मुझसे कहा कि उसने तुम्हें मेरी मां के कमरे से दवाओं के एक बॉक्स के साथ निकलते हुए देखा था। मेरी मां की दवाएं। चुप्पी। और नीरज ने उसे देखा। एक बीमार व्यक्ति की दवाओं को छुआ नहीं जाता। मैंने उन्हें नहीं छुआ। रीना ने बिना उत्तेजित हुए, बिना आवाज उठाए, उसी सटीकता के साथ कहा जैसे उसने बाकी सब कुछ कहा था। मुझे वे बाथरूम के फर्श पर मिले। मैंने उन्हें उठाया, उन्हें बॉक्स में रखा, उन्हें रात के स्टैंड पर वहीं छोड़ दिया जहां वे हमेशा रहते हैं। बस यही हुआ। जो चुप्पी आई वह एक अलग प्रकार की थी। नीरज ने अपनी मां को देखा। गायत्री के हाथ घुटनों पर थे और वह उसे एक ऐसे भाव के साथ देख रही थी जिसे वह अच्छी तरह जानता था। किसी ऐसे व्यक्ति का जो पहले से जानता है कि बातचीत कैसे खत्म होगी और दूसरों का अकेले पहुंचने का इंतजार कर रहा है। नीरज मल्होत्रा एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी गलतियों को आसानी से स्वीकार करता था। इसलिए नहीं कि वह शब्द के तुच्छ अर्थ में अभिमानी था, बल्कि इसलिए कि उसके जीवन में गलतियों के हमेशा ठोस परिणाम होते थे और उन्हें न करना सीखना ही उसे खड़े रखता था। गलतियां उसे भारी पड़ती थीं, उसे शरीर में, नींद में, अपने उस हिस्से में भारी पड़ती थीं जिसका वह कभी नाम नहीं लेता था, लेकिन जो मौजूद था। इस बार अपने ही घर के हॉल में खड़ा, कीमत जल्दी आई। यह वह पल नहीं था जब रीना ने उसे दवाओं के बारे में समझाया। यह वह था जो उसके बाद आया, जो गायत्री ने सोफे से शांत आवाज में और बिना किसी नाटक के कहा, जैसे कोई ऐसी बात बता रहा हो जिसे उसे पहले बताना चाहिए था। वे 4 महीने से इस कमरे की सफाई एक साथ कर रहे हैं, नीरज। उसने उसे देखा। मंगलवार और गुरुवार को रीना कमरा खत्म करती है और फिर थोड़ी देर बैठती है। वह मुझसे बात करती है या नहीं करती है, हम दोनों जानते हैं कि महत्वपूर्ण हमेशा शब्द नहीं होते। नीरज ने कुछ नहीं कहा। पिछले महीने मैं बाथरूम में गिरला चाय गई थी। यह गंभीर नहीं था, लेकिन मैं गिर गई थी और रीना वहीं थी। लक्ष्मी नहीं, नर्स नहीं, जो उस दिन देर से आई थी। रीना ने मुझे उठने में मदद की, मेरे साथ फर्श पर बैठ गई जब तक कि चक्कर नहीं आया। और जब मैंने उससे कहा कि किसी को न बताए क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, तो उसने इसका सम्मान किया। क्या? नीरज की आवाज बदल गई। एक ही शब्द, लेकिन भारी। तुम गिर गई और किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उससे ऐसा न करने के लिए कहा। यह नहीं है, यह मेरा फैसला था नीरज। गायत्री ने बिना गुस्से के कहा। मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हारी मरीज नहीं। जो चुप्पी आई वह सबसे भारी थी। रीना फर्श को देख रही थी, असुविधा के कारण नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के विवेक के साथ जो जानता है कि कुछ बातचीतें उसकी नहीं हैं, भले ही वे उसके सामने हों। नीरज ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, रीना को देखा और तभी उसे पहली बार वह दिखना शुरू हुआ जो 8 महीने से उसके सामने था और उसे पता नहीं चला था। कर्मचारी नहीं, सफाई कर्मी नहीं, लक्ष्मी द्वारा प्रबंधित कर्मचारियों की सूची में नाम नहीं, व्यक्ति जो उस व्यक्ति ने चुपचाप किया था
किसी से कुछ भी मांगे बिना, किसी के ध्यान देने की उम्मीद किए बिना। तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? उसने पूछा। रीना ने अपनी आंखें उठाईं। क्या कहती? नीरज साहब, जो आप मेरी मां के साथ कर रही थीं, वह कुछ ऐसा नहीं था जिसे कहना पड़ता। मैं तुम्हें पहचान, बढ़ोतरी कुछ दे सकता था। रीना ने उसे एक ऐसी शांति के साथ देखा जो दूरी नहीं थी, बल्कि कुछ अधिक जटिल थी। मैंने इसे बढ़ोतरी के लिए नहीं किया, तो तुमने यह क्यों किया? और तभी रीना शर्मा ने अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि उस सवाल का जवाब कहानी का वह हिस्सा था जिसे अभी बताने का समय नहीं था। गायत्री यह जानती थी। गायत्री ही उस घर में अकेली थी जो यह जानती थी। इसलिए जब नीरज ने जवाब का इंतजार किया और वह नहीं आया, तो मालकिन हमेशा की तरह धीरे धीरे सोफे से उठी और कहा, रीना, आज रात रुक जाओ, हम तीनों कल बात करेंगे। रीना ने नीरज को देखा। नीरज को 1 सेकंड लगा। 2, 3, रुक जाओ, उसने कहा। यह कोई आदेश नहीं था, न ही माफी। यह दोनों के बीच का कुछ था, उस असहज क्षेत्र में जहां उसके जैसे पुरुष उतरते हैं जब अभिमान मैदान छोड़ने लगता है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से छोड़ना नहीं जानता। रीना ने विचार किया। उसने अपने हाथ में सूटकेस को देखा, गायत्री को देखा। मालकिन पहले ही सीढ़ियों की ओर जा रही थी, धीरे धीरे, पीछे मुड़े बिना, जैसे कि मामला हल हो गया हो। रीना ने सूटकेस फर्श पर रख दिया। केवल सूटकेस। बैग उसने अभी भी अपने कंधे पर रखा था। अभी पूरी तरह से रुकने का समय नहीं था, लेकिन जाने का भी समय नहीं था। सड़क और उसके बाद क्या हुआ? उस रात घर एक अलग तरीके से शांत था। सामान्य चुप्पी नहीं, वह जो केवल शोर की अनुपस्थिति थी। यह वह चुप्पी थी जो तब आती है जब कुछ कहा गया हो या लगभग कहा जाने वाला हो, और वहां मौजूद सभी लोग उसे अपने साथ लिए हुए हों। यह नहीं जानते कि उसके साथ क्या करें। लक्ष्मी ने यह पूछे बिना रात का खाना बनाया कि क्या रीना उनके साथ खाएगी या रसोई में। उसने बस मुख्य भोजन कक्ष में 3 प्लेटें और रसोई की मेज पर 1 प्लेट रखी और देखा कि क्या होता है। गायत्री रात का खाना खाने नीचे आई, जो उन्होंने हफ्तों से नहीं किया था। नीरज भी नीचे आया। रीना अंत में बिना बैग के नीचे आई और रसोई की मेज पर अकेले बैठ गई। गायत्री ने उसे भोजन कक्ष से सुना। वह उठी, रसोई तक चली गई, बिना कुछ कहे उसके सामने बैठ गई। नीरज खाली भोजन कक्ष देखकर उसके पीछे चला गया। वह एक पल के लिए रसोई के प्रवेश द्वार पर खड़ा रहा। उन 2 महिलाओं को सफेद फॉर्मिका की मेज पर बैठे हुए देखा, जहां कर्मचारी खाते थे, और फिर एक कुर्सी पकड़ी और खुद भी बैठ गया। लक्ष्मी ने उन्हें रसोई के दूसरी ओर से एक ऐसे भाव के साथ देखा जिसे समझना मुश्किल था। उसने बिना कोई टिप्पणी किए तीनों को रात का खाना परोसा। उन्होंने खाया। तीसरी बात में आपसे इंदिरा नस्तान में कहा। नीरज सबसे पहले बोला। रीना, उसने कहा, मैं चाहता हूं कि हम कल बात करें, आज रात नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों को समय चाहिए, लेकिन कल। रीना ने सिर हिलाया। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि तुम जानो, उसने जारी रखा, उन लोगों की उस विशेष कठिनाई के साथ जो अपनी बात वापस लेने के आदी नहीं होते हैं, कि अगर मेरी मां ने जो मुझसे कहा वह सही है, और अगर तुमने मुझे दवाओं के बारे में जो बताया वह सच है, तो मैंने गलत काम किया। उस सुबह चुप्पी। मेरा इरादा तुम्हें गलत तरीके से नुकसान पहुंचाना नहीं था। रीना ने उसे देखा। मुझे पता है, उसने कहा, बस इतना ही। नीरज ने कुछ अतिरिक्त उम्मीद की। माफी की स्वीकृति, सुलह का एक इशारा, कुछ। रीना ने उसे एक छोटा सा सिर हिलाया और अपनी प्लेट पर वापस लौट गई। उनके सामने गायत्री ने अपनी सूप इस शांति के साथ पी जैसे कोई जानता हो कि खेल अभी शुरू ही हुआ है। उस रात रीना सर्विस रूम में सोई। वही बिस्तर, वही तकिया। रोहन की तस्वीर फिर से टेप के टुकड़े के साथ दीवार पर चिपका दी गई। वह ठीक से नहीं सोई। वह उस तरह की व्यक्ति नहीं थी जो तब ठीक से सोती थी जब उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें होती थीं, और उस रात उसके दिमाग में बहुत सारी और भारी चीजें थीं। उसने सोचा कि गायत्री ने बगीचे में धीमी आवाज में उससे क्या कहा था, जब कोई और नहीं सुन सकता था। यह पहली बार नहीं था कि उसने इस बारे में सोचा था, लेकिन उस रात मालकिन के शब्दों का एक अलग वजन था, क्योंकि वे अब केवल उन दोनों के बीच के शब्द नहीं थे। अब समीकरण में एक तीसरा व्यक्ति था, और वह तीसरा व्यक्ति वह आदमी था जिसने उस सुबह उसे अपना सामान उठाने के लिए कहा था। उसने सोचा कि क्या उसने रुकने का सही फैसला किया था। उसने रोहन के बारे में सोचा। वह हमेशा रोहन के बारे में ही सोचती थी। उसने उसे एक छोटा सा संदेश भेजा, सब ठीक है, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगी। वह जानती थी कि लड़का इसे उठते ही पढ़ेगा और शांत रहेगा, क्योंकि वह अपने संदेशों में हमेशा सच बोलती थी। अगर चीजें ठीक नहीं होती तो वह कुछ भी नहीं कहती। उसने फोन बंद किया।
अपनी आंखें बंद कर लीं। ऊपर गायत्री भी नहीं सोई थी। सुबह 2 बजे नीरज अपने अध्ययन कक्ष में 1 कप ठंडी कॉफी और डेस्क पर बंद काम की फाइलों के साथ बैठा था। वह उन्हें खोल नहीं पाया था। वह 2 घंटे से काम करने की कोशिश कर रहा था और हर बार जब वह एक फाइल खोलता था तो पहली पृष्ठ पढ़ने से पहले उसे बंद कर देता था। उसकी मां की फुटपाथ पर दौड़ने की छवि उसके दिमाग में कहीं दर्ज थी, जहां तक वह सचेत रूप से पहुंच नहीं पा रहा था, लेकिन जो उसे आराम नहीं दे रही थी। 74 साल की बीमार एक कर्मचारी के पीछे दौड़ रही थी, किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे जिसे उसने उस सुबह बर्खास्त कर दिया था, बिना यह जानने के लिए समय निकाले कि वास्तव में क्या हुआ था। वह अपनी इस प्रवृत्ति को जानता था। वह इसे अच्छी तरह जानता था, क्योंकि उसे यह अपने पिता से विरासत में मिला था, जो जल्दी निर्णय लेते थे और उनसे पीछे हटना भी नफरत करते थे। राजेश मल्होत्रा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सब कुछ गति से लिए गए और अभिमान के साथ कायम रखे गए निर्णयों के बल पर बनाया था। कभी कभी यह काम करता था, कभी कभी ऐसे नुकसान होते थे जो देर से पता चलते थे। नीरज ने खुद से पूछा कि उसने कितनी बार ऐसे नुकसान किए थे जिन्हें उसने अभी तक खोजा नहीं था। सवाल ने उसे इतना असहज कर दिया कि वह उठा और खिड़की तक चला गया। बगीचा अंधेरा था, केवल पत्थर के रास्ते की रोशनी जल रही थी, जो सुरक्षा के लिए पूरी रात जलती रहती थी। गेट बंद था। रीना रुक गई थी। यह भी कुछ ऐसा था जिसे वह पूरी तरह से संसाधित नहीं कर पा रहा था कि उसने उस सुबह जो किया था, बिना स्पष्टीकरण के बर्खास्तगी और लक्ष्मी के सामने का दृश्य और हाथ में निपटान वाला लिफाफा, उस महिला ने रुकना स्वीकार किया था। शायद उसके लिए नहीं, शायद खुद के लिए भी नहीं, अपनी मां के लिए। किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति वह वफादारी जो उसे बदले में कुछ भी नहीं दे सकता था, क्योंकि गायत्री उसकी मां थी, रीना की नहीं, और उसके काम या उसके जीवन पर उसका कोई अधिकार नहीं था। यह कुछ ऐसा था जिसे नीरज वर्गीकृत नहीं कर पा रहा था। यह उन श्रेणियों में से किसी में भी फिट नहीं बैठता था जिनका उपयोग वह लोगों को समझने के लिए करता था। वह खिड़की से दूर चला गया, डेस्क पर वापस आ गया, नीचे का दराज खोला जहां वह ऐसी चीजें रखता था जिनका वह उपयोग नहीं करता था, लेकिन जिन्हें वह फेंकता भी नहीं था। तस्वीर वहीं थी। उसने उसे निकाला, उसे देखा। यह एक पुरानी तस्वीर थी, कागज पर पीले किनारों वाली। उसके पिता युवा अवस्था में, उसके जन्म से पहले, किसी ऐसी जगह के बाहर जिसे नीरज कभी पहचान नहीं पाया था, क्योंकि पृष्ठभूमि में स्पष्ट संदर्भ नहीं थे। उसके पिता मुस्कुरा रहे थे, जो वह वयस्क तस्वीरों में शायद ही कभी करते थे, और उसके पिता के बगल में एक युवा महिला थी जो उसकी मां नहीं थी। नीरज को अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी चीजों में यह तस्वीर मिली थी। उसने बिना सवाल किए इसे रख लिया था, क्योंकि उस समय उसमें और कुछ करने की क्षमता नहीं थी। उसने उस रात इसे एक लंबे मिनट तक देखा, इसे वापस दराज में रख दिया और पहली बार स्पष्ट शब्दों में कुछ सोचा, कुछ ऐसा जो हमेशा एक आकारहीन छाया की तरह वहीं मौजूद था। मेरे पिता ने मुझे क्या नहीं बताया। अगली सुबह गायत्री सभी से पहले नाश्ते पर नीचे आई। यह कुछ ऐसा था जो उन्होंने महीनों से नहीं किया था। लक्ष्मी ने उन्हें भोजन कक्ष की मेज पर चाय के कप के साथ और एक ऐसे भाव के साथ पाया जैसे कोई उम्मीद से बेहतर सोया हो। गायत्री मैडम, लक्ष्मी ने आश्चर्य को पूरी तरह छिपाए बिना कहा, मैं आपको यहां परोसूं? मैंने खुद ही परोस लिया है, धन्यवाद। लक्ष्मी ने सिर हिलाया। वह एक पल के लिए खड़ी रही, जैसे वह कुछ कहना चाहती थी और नहीं जानती थी कि कैसे। गायत्री मैडम, लक्ष्मी की आवाज धीमी और सावधानी भरी थी, कल जो हुआ सड़क पर, आप जानती हैं कि मैंने केवल नीरज साहब के हित में काम किया। मुझे पता है लक्ष्मी, मैंने उन्हें दवाओं के बारे में जो बताया वह वही था जो मैंने देखा। जो तुमने देखा वह वही था जो तुमने देखना चुना। गायत्री ने कप से आंखें उठाए बिना कहा, जो हमेशा एक जैसा नहीं होता। लक्ष्मी ने मुंह खोला, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूं। मालकिन ने जारी रखा, मैं तुम्हें 20 साल से जानती हूं। मुझे पता है कि तुम वफादार हो, लेकिन वफादारी कभी कभी अंधा कर देती है लक्ष्मी, और यह भी तुम्हारी गलती नहीं है, यह मानवीय है। चुप्पी। हाँ मैडम, अब मुझे शांति से नाश्ता करने दो, कृपया। लक्ष्मी पीछे हट गई। रीना 10 मिनट बाद नीचे आई, गायत्री को मेज पर देखा और भोजन कक्ष के प्रवेश द्वार पर रुक गई। सुप्रभात, उसने कहा। सुप्रभात। गायत्री ने सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठो। रीना बैठ गई। उसने मेज के केंद्र में रखी कॉफी मेकर से कॉफी परोसी। उसने नहीं पूछा कि क्या वह कर सकती है। उसने इसे किसी ऐसे व्यक्ति की सहजता के साथ किया जिसने 8 महीनों में सीखा था कि उस घर में चीजें कैसे काम करती हैं, या कम से कम उस घर के वे हिस्से जिनकी उसे परवाह थी। क्या तुम सोई?
गायत्री ने पूछा। थोड़ा। मैं भी थोड़ा सोई। मालकिन ने उसे अपनी हमेशा की शांति के साथ देखा। रीना, मैंने कल तुम्हें बगीचे में जो कहा था। हाँ, मैंने सुना। जो मैंने तुमसे पूछा था, क्या तुम उसे पूरा करोगी? रीना ने कप उठाया, एक घूंट पिया, उसे वापस रख दिया। यह इस सुबह क्या होता है, इस पर निर्भर करता है, उसने कहा। गायत्री ने सिर हिलाया। यह उचित है। नीरज नीचे आया, उन्हें भोजन कक्ष की मेज पर बैठे देखा और पिछली रात की तरह रसोई के प्रवेश द्वार पर रुक गया। इस बार जगह अलग थी, लेकिन भावना वही थी, किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी ऐसी बातचीत में देर से आता है जिसकी अपनी लय पहले से ही तय हो चुकी है। वह बैठ गया, कॉफी परोसी, रीना को देखा। क्या हम अब बात कर सकते हैं? जब आप चाहें। नीरज ने अपनी मां को देखा। मां, कल तुमने मुझसे कहा था कि वह जानती है कि मैं कौन था। इसका क्या मतलब है? गायत्री ने कप को एक नरम और सटीक ध्वनि के साथ प्लेट पर रख दिया। इसका मतलब है, उसने कहा, कि कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना चाहिए, कुछ ऐसा जिसे तुम्हारे पिता और मैंने तब छिपाने का फैसला किया था जब तुम छोटे थे, क्योंकि हम युवा थे और डरे हुए थे, और हमने गलती की थी। हमने उस चुप्पी को बढ़ने दिया जब तक कि वह हिलने के लिए बहुत बड़ी नहीं हो गई। नीरज नहीं बोला। जो इस लड़की के साथ हुआ, गायत्री ने रीना को देखा। जिस कारण से वह इस घर में है, जिस कारण से मैं नहीं चाहती थी कि वह जाए, उसका संबंध उस चुप्पी से है जिसे हमने बनाए रखा, जो हमने किया, जो हम उसके ठणी हैं। जो चुप्पी मेज पर छा गई, वह ऐसी थी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। नीरज ने रीना को देखा। रीना ने उसे देखा, और उस नजर में पहली बार उसने कुछ ऐसा देखा जो उदासीनता या दृढ़ता नहीं थी, न ही वह शांति जिसने उसे भ्रमित कर दिया था। उसने कुछ ऐसा देखा जो थकान के करीब था, किसी ऐसे व्यक्ति की ईमानदार थकान जो लंबे समय से अकेले कुछ भारी बोझ उठा रहा था और बहुत सावधानी से मूल्यांकन कर रहा था कि क्या उसे अब उसे छोड़ना चाहिए। वे उसके किस बात के ठणी हैं? नीरज ने पूछा। गायत्री ने मुंह खोला और इससे पहले कि वह बोल पाती, रीना ने अपना हाथ हल्का सा उठाया, एक छोटा सा इशारा। मुझे बताने दो, उसने कहा। गायत्री ने उसे देखा, सिर हिलाया, और रीना शर्मा, जिसने 8 महीने और 12 दिनों में कुछ भी ऐसा नहीं कहा था जो सख्ती से आवश्यक न हो, बोलने लगी। रीना की मां ने शुरुआत से नहीं शुरू किया। जो लोग लंबे समय से कुछ बोझ उठा रहे होते हैं, वे शुरुआत से नहीं शुरू करते। वे उस जगह से शुरू करते हैं जहां सबसे कम दर्द होता है, और धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ते हैं, जैसे कोई बर्फ पर चल रहा हो, यह ठीक ठीक न जानते हुए कि किनारा कहाँ है। उसने अपनी मां से शुरुआत की। उनका नाम इंदु था, उसने कहा। इंदु शर्मा। वह जयपुर में रहती थी, उसी मोहल्ले में जहां वह पैदा हुई थी, एक छोटे से घर में जो पहले उसकी मां का था और उससे पहले उसकी मां की मां का था। उसने 16 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए उसने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की। वह घरों में सफाई करती थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी घरों में सफाई की। नीरज ने उसे सुना, उसे बीच में नहीं टोका। जब मैं 12 साल की थी और रोहन 2 साल का था, तो मेरी मां को एक कंपनी में नौकरी मिली, सफाई में नहीं बल्कि प्रशासन में। किसी ने उसे काम करते हुए देखा कि वह चीजों को कैसे व्यवस्थित करती थी, बिना किसी के कहे सब कुछ का रिकॉर्ड कैसे रखती थी, और उसे एक प्रशासनिक पद की पेशकश की। यह उसके जीवन में पहली बार था कि उसे एक निश्चित वेतन, स्वास्थ्य बीमा और घुटनों के बल बैठने के बजाय बैठने की जगह मिलने वाली थी। उसने एक विराम लिया। वह कंपनी लॉजिस्टिक्स की थी। इसका जयपुर में एक कार्यालय और मुंबई में मुख्यालय था। जो चुप्पी आई वह बहुत कम थी, लेकिन नीरज को यह शारीरिक रूप से महसूस हुई। उसका क्या नाम था? उसने पूछा, हालांकि उसके शरीर में कुछ पहले से ही जानता था। मल्होत्रा लॉजिस्टिक्स, रीना ने कहा। किसी ने बात नहीं की। गायत्री की आंखें मेज पर टिकी थीं। यह ठीक शर्मिंदगी नहीं थी। यह किसी ऐसे व्यक्ति का विशिष्ट वजन था जिसने इस बातचीत में आने के लिए वर्षों इंतजार किया था, और अब जब वह आ गई तो उसे ठीक से संभालना नहीं जानती थी। नीरज ने अपनी मां को देखा। क्या तुम जानती थी? जारी रखो, गायत्री ने आंखें उठाए बिना कहा। यह कोई टालमटोल नहीं था, यह एक निर्देश था। रीना ने जारी रखा। मेरी मां ने उस कंपनी में 3 साल काम किया, 3 अच्छे साल, सबसे अच्छे जो मैंने उसे जीते हुए देखे। वह घर पर अलग आती थी, थकी हुई फिर भी, लेकिन अलग। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था। रीना ने अपने हाथ मेज पर रखे, उन्हें एक पल के लिए देखा। उस समय मालिक अक्सर जयपुर की यात्रा करते थे, राजेश मल्होत्रा साहब। उसने पूरे नाम का उपयोग एक सटीकता के साथ किया जो आरोप नहीं था, बल्कि सटीक होने की आवश्यकता के करीब था। मेरी मां उनके बारे में बात करती थी। वह कहती थी कि वह मांग करने वाले थे,
लेकिन निष्पक्ष, कि वह उसके साथ सम्मान से व्यवहार करते थे, कि जब उसने इन्वेंट्री रखने का एक नया तरीका प्रस्तावित किया तो उन्होंने उसे सुना और उसे लागू किया। नीरज ने कुछ नहीं कहा। वह रीना को इस तरह देख रहा था जिसमें पिछली सुबह की ठंडी कठोरता नहीं थी। मेरे 15 साल की होने से 1 साल पहले मेरी मां को एक स्वास्थ्य समस्या हुई थी। शुरुआत में गंभीर नहीं थी, लेकिन उसे उपचार, डॉक्टरों, परीक्षणों की आवश्यकता थी, ऐसी चीजें जिन्हें स्वास्थ्य बीमा आंशिक रूप से कवर करता था। वह कुछ भी नहीं मांगना चाहती थी। आप जानती हैं कि कुछ लोग कैसे होते हैं, रीना ने कहा, और उस आप जानती हैं में कुछ ऐसा था जो तिरस्कार नहीं था, बल्कि साझा वास्तविकता की केवल स्वीकृति थी। जो लोग बिना कुछ मांगे बड़े हुए ताकि वे हणी ना रहें। मुझे पता है, नीरज ने कहा। राजेश साहब को पता चला। मुझे नहीं पता कैसे। शायद उन्होंने खुद ही देखा, शायद किसी ने उन्हें बताया। बात यह है कि एक दिन उन्होंने मेरी मां को अपने कार्यालय में बुलाया और उससे कहा कि कंपनी पूरा उपचार कवर करेगी, वेतन कटौती के बिना, बिना किसी शर्त के। उन्होंने कहा कि यह सही था। विराम। मेरी मां रोई। उसने मुझे उस रात बताया, यह पहली बार था जब मैंने उसे थकावट के बजाय राहत से रोते हुए देखा। नीरज ने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, उन्हें खोला। क्या वह ठीक हो गई? हाँ, उपचार ने काम किया। वह काम पर वापस लौट आई। उसने कंपनी में और 4 साल काम किया। उसके बाद क्या हुआ? रीना ने गायत्री को देखा। मालकिन ने अपनी आंखें उठाईं। उसे बताओ, गायत्री ने कहा। गायत्री को एक पल लगा, इसलिए नहीं कि वह नहीं जानती थी कि क्या कहना है, बल्कि इसलिए कि कुछ चीजें, भले ही किसी ने उन्हें अपने दिमाग में 1000 बार दोहराया हो, जब उन्हें जोर से कहने का समय आता है तो उनका वजन अलग होता है। तुम्हारे पिता, उसने कहा, एक गंभीर दोष वाले अच्छे आदमी थे। उन्हें यह अलग करना मुश्किल लगता था कि वे क्या महसूस करते थे और उन्हें क्या करना चाहिए था। वह बुरे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वह अपने समय के आदमी थे, अपने डर और अपने तरीकों के साथ। नीरज उसे बिना हिले सुन रहा था। जब रीना की मां ठीक हो गई तो तुम्हारे पिता और वह एक दोस्ती विकसित करने लगे। उन्होंने इसे तब दोस्ती कहा जब उन्होंने मुझसे इसके बारे में बात की। एक दोस्ती। मुझे ठीक से नहीं पता कि यह क्या था, और इस बिंदु पर इसे परिभाषित करना मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह यह है कि क्या हुआ। विराम। जब जयपुर में कंपनी को स्टाफ कम करना पड़ा तो तुम्हारे पिता ने उस कार्यालय को बंद करने का फैसला किया। आर्थिक रूप से यह सही फैसला था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जो ठीक नहीं था। क्या? नीरज ने पूछा। उन्होंने उसे समय पर सूचित नहीं किया। उन्होंने उसे वही दिन नोटिस दिया जो बाकी सभी को दिया था, और उसे, जिसने वहां 3 साल का काम बनाया था, जिसने उस पर भरोसा किया था, जिसने उसे न केवल अपना बॉस बल्कि एक ऐसा व्यक्ति माना था जो उसका सम्मान करता था, उसे दूसरों के साथ पता चला। चुप्पी। उसे धोखा महसूस हुआ, गायत्री ने कहा, और उसे ऐसा महसूस करने का अधिकार था। तुम्हारे पिता ने मुझसे यह स्वीकार किया। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने गलत काम किया था, कि उस बातचीत का सामना करने का डर उसे कायर बना दिया था, कि सामान्य घोषणा करना उसे आंखों में देखने से ज्यादा आसान था। और नीरज की आवाज नियंत्रित थी, लेकिन मुश्किल से। वह चली गई। रीना की मां मल्होत्रा लॉजिस्टिक्स जयपुर से चली गई, और तुम्हारे पिता को फिर कभी उसके बारे में पता नहीं चला। उन्होंने 1 बार 2 बार उससे संपर्क करने की कोशिश की। उसने जवाब नहीं दिया, और उसने समय के साथ चुप्पी को जवाब बनने दिया। गायत्री ने अपने बेटे को देखा। मरने से पहले, नीरज, तुम्हारे पिता ने मुझसे कुछ करने के लिए कहा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर हमें कभी यह पता लगाने का तरीका मिलता है कि वह महिला कैसी है, यह जानने के लिए कि क्या वह ठीक है, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि यह एक कर्ज था, पैसे का नहीं, दूसरे प्रकार का। और तुमने क्या किया? कुछ नहीं, गायत्री ने एक ईमानदारी के साथ कहा, जो दर्दनाक था। वर्षों तक मैंने कुछ नहीं किया। मैंने खुद से कहा कि मुझे नहीं पता कि उसे कैसे खोजूं, कि बहुत साल बीत चुके थे, कि उसने शायद अपना जीवन फिर से शुरू कर दिया था। लेकिन सच्चाई यह थी कि मुझे डर लग रहा था। हमें क्या मिलेगा, हमें कौन सी बातचीत करनी होगी, इसका डर। उसने रीना को देखा। और फिर एक मंगलवार 4 महीने पहले एक लड़की मेरे कमरे की सफाई करने आई, और मैंने उसे देखा, और उसके चेहरे में कुछ, चीजों को पकड़े हुए उसके तरीके में कुछ, मुझे इतना परिचित लगा कि मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकी। नीरज धीरे धीरे रीना की ओर मुड़ा। मैंने उससे उसका नाम पूछा। गायत्री ने जारी रखा। उसने मुझे रीना शर्मा बताया, और मैं जान गई, और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। भोजन कक्ष में चुप्पी छा गई। बाहर बगीचे में एक चिड़िया ने 3 नोट गाए और चुप हो गई। नीरज रीना को एक ऐसे भाव के साथ देख रहा था जिसका कोई स्पष्ट नाम नहीं था। यह अभी तक अपराध बोध नहीं था,
यह अपराधबोध से पहले का कुछ था, वह स्थिति जिसमें मन वह सब कुछ फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर देता है जिसे वह जानता था, और उसने अभी तक नया नक्शा बनाना खत्म नहीं किया था। तुम्हारी मां की मृत्यु कब हुई? उसने पूछा। 2 साल पहले, रीना ने कहा। रोहन को बीमारी का पता चलने के 1 साल बाद। कौन सी बीमारी? रीना ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसलिए नहीं कि वह नहीं चाहती थी, बल्कि इसलिए कि कुछ चीजों का नाम जोर से लेना अभी भी उसे भारी पड़ता था, 2 साल के अभ्यास के बाद भी। एक ऑटोइम्यून बीमारी, उसने कहा। पुरानी, सही उपचार से नियंत्रण योग्य, लेकिन सही उपचार महंगा है। इसीलिए तुम मुंबई आई थी। यह कोई सवाल नहीं था, यह एक पुष्टि थी। इसलिए मैं आई थी, इसलिए मैंने यह काम स्वीकार किया, इसीलिए मैं 8 महीने तक बिना किसी शिकायत के टिकी रही। नीरज ने अपनी कोहनी मेज पर रखी, एक पल के लिए अपने मुंह को हाथों से ढका, केवल एक बार। फिर उसने उन्हें नीचे किया। तुम्हारे भाई के उपचार का खर्च कितना है? नीरज साहब, रीना ने कहा, और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो कहने का सबसे विनम्र तरीका था। अभी उस रास्ते मत जाओ। मैं पैसे मांगने नहीं आई हूं। मैं यह इसलिए नहीं बता रही हूं ताकि आपको लगे कि आपको कुछ मुआवजा देना है। तो तुम यह क्यों बता रही हो? रीना ने गायत्री को देखा। मालकिन उसे अपनी हमेशा की शांति के साथ देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अतिरिक्त था, कुछ ऐसा जो विश्वास था, उस तरह का विश्वास जो मंगलवार और गुरुवार को चुप्पी में बनता है। क्योंकि आपकी मां ने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था, रीना ने कहा। कल बगीचे में उसने मुझसे कहा था कि मैं तब तक न जाऊं जब तक आप सच्चाई न जान लें। और अगर मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए नहीं कहा होता तो क्या तुम वैसे ही चली जाती? यह सब अपने अंदर रखते हुए नीरज ने उसे एक लंबे पल तक देखा। क्यों? क्योंकि यह मेरा रहस्य नहीं है, रीना ने कहा। यह आपके परिवार का है। मैं केवल एक परिणाम हूं। वह आखिरी शब्द मेज पर एक ठोस और भारी चीज की तरह गिरा। परिणाम। नीरज ने उसे संसाधित किया, उसे घुमाया, उसे कई कोणों से देखा, और फिर पहली बार पूरी स्पष्टता के साथ समझा कि उसने उस सुबह किसे बर्खास्त किया था। एक कर्मचारी को नहीं, बल्कि उस महिला की बेटी को जिसे उसके पिता ने धोखा दिया था, जो किसी को कुछ बताए बिना, कुछ भी दावा किए बिना, अपने ज्ञान का लाभ उठाए बिना उस घर में आई थी, जिसने फर्श साफ किए थे, फर्श से दवाएं उठाई थीं, अपनी बीमार मां के साथ चुपचाप बैठी थी, और जब उसने उससे अपना सामान उठाने के लिए कहा था तो उसने ठीक है कहा था, और वह चली गई थी बिना किसी नाटक के, बिना आरोप के, उसे वह सब कुछ बताए बिना जो वह उसे बता सकती थी। नीरज मेज से उठा, खिड़की तक चला गया, बगीचे को देखा, कोई नहीं बोला। बाहर सुबह की धूप पौधों पर मुंबई के शरद ऋतु की उस विशिष्ट स्पष्टता के साथ पड़ रही थी जो सब कुछ सामान्य से अधिक स्पष्ट लगती है। नीरज ने अपना हाथ खिड़की के शीशे पर रखा, और अपने पिता की मृत्यु के बाद पहली बार उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो विरासत नहीं थी, न व्यवसाय, न जिम्मेदारी। उसने महसूस किया कि मल्होत्रा परिवार सोलिस परिवार का कितना क्षणी था, और वह वजन बहुत बड़ा था। राजेश का रहस्य। नीरज तुरंत मेज पर वापस नहीं आया। वह खिड़की के सामने इतनी देर तक खड़ा रहा कि गायत्री और रीना ने एक संक्षिप्त नजर का आदान प्रदान किया। यह ठीक मिलीभगत की नजर नहीं थी, यह 2 लोगों की नजर थी जो इस बात को साझा करते थे कि उस खिड़की के दूसरी ओर उस आदमी के सिर में जो हो रहा था वह महत्वपूर्ण था, और उसे जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। जब वह मुड़ा तो उसकी अभिव्यक्ति अलग थी, टूटी हुई नहीं। नीरज मल्होत्रा वह व्यक्ति नहीं था जो आसानी से टूट जाता है, और यह भी उसके पिता ने उसे जो छोड़ा था उसका हिस्सा था, अच्छा और दूसरा। लेकिन उसके कंधों को पकड़े हुए तरीके में कुछ अलग था, कुछ जो थोड़ा सा ढीला हो गया था, जैसे जब कोई तनाव जिसे कोई इतने लंबे समय से झेल रहा था कि उसे तनाव के रूप में दर्ज नहीं कर रहा था, अचानक थोड़ा कम हो जाता है। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, उसने रीना से कहा। उसने उसे देखा। ऊपर आओ, उसने कहा। नीरज का अध्ययन कक्ष दूसरी मंजिल पर था, कॉरिडोर के अंत में, जो पूर्वी विंग से पहले दाहिनी ओर मुड़ता था। यह एक बड़ा कमरा था जिसमें गहरे लकड़ी के बुकशेल्फ, एक डेस्क जो लगभग 1/3 जगह घेरता था, और एक खिड़की जो पीछे के बगीचे की ओर खुलती थी। कागजात ऐसी सटीकता के साथ व्यवस्थित थे जो किसी ऐसे व्यक्ति की बात करते थे जो अपने वातावरण को नियंत्रित करता है, क्योंकि वह अन्य चीजों को नियंत्रित नहीं करते हैं। सख्ता। रीना अंदर आई और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। नीरज डेस्क पर गया, नीचे का दराज खोला, तस्वीर निकाली, उसे बढ़ाया। रीना ने उसे लिया, उसे देखा। तस्वीर में एक युवा आदमी किसी ऐसी जगह के बाहर मुस्कुरा रहा था
जिसकी कोई स्पष्ट पहचान नहीं थी, और आदमी के बगल में एक युवा महिला गहरे बालों के साथ और एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ जिसे रीना दुनिया में किसी भी अन्य अभिव्यक्ति से बेहतर जानती थी। उसकी माँ, किसी भी तस्वीर से ज्यादा युवा जो रीना के पास उसकी थी। उसकी उम्र 20 के करीब होनी चाहिए। खड़े होने का वही तरीका, सिर को हल्का सा दाहिनी ओर झुकाने का वही तरीका जब कुछ उसे थोड़ी खुशी देता था, लेकिन वह उसे ज्यादा दिखाना नहीं चाहती थी। रीना ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। यह तुम्हें कहाँ मिली? उसने पूछा। मेरे पिता की चीजों में जब उनकी मृत्यु हुई, एक बॉक्स के नीचे छिपी हुई। नीरज डेस्क के दूसरी ओर खड़ा रहा। मैं कभी नहीं जानता था कि वह कौन थी। मैंने उसे रख लिया क्योंकि मेरे पास उसे फेंकने या पूछने की हिम्मत नहीं थी। रीना ने तस्वीर सावधानी से वापस कर दी। वह वहां खुश थी। वह में साप्ती अंतन पर पुरा फंदरा मानी का पर, उसने कहा, और उसकी आवाज धीमी थी लेकिन दृढ़। उस समय, इससे पहले कि सब कुछ जटिल हो जाए, उसने मुझसे उनके बारे में बात की थी, काम के बारे में, कंपनी के बारे में, कि किसी ने उसे देखा था। विराम। उसके पिता का नाम उसने कभी नहीं बताया। मैं छोटी थी और वह जो बताती थी उसके बारे में सावधान रहती थी, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई और मुझे उनकी चीजें मिलीं तो वहां पत्र थे। 2 अनुत्तरित पत्र, मुंबई से प्रेषक के साथ। नीरज ने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने उन्हें पढ़ा, रीना ने कहा। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कि उन्हें खेद था कि उन्होंने चीजों को गलत तरीके से संभाला था, कि उन्हें उम्मीद थी कि वह ठीक होगी। क्या तुमने उन्हें रखा? मैंने उन्हें जला दिया। चुप्पी। बैर के कारण नहीं, रीना ने स्पष्ट किया, बल्कि इसीलिए कि मुझे लगा कि वे उसके थे, और अगर उसने उनका जवाब नहीं दिया था तो मुझे भी उनके साथ कुछ करने का अधिकार नहीं था। नीरज ने धीरे धीरे सिर हिलाया। वह डेस्क के पीछे सोफे पर बैठ गया। बैठकें आयोजित करने वाले व्यवसाय की मुद्रा में नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के वजन के साथ जिसने अभी अभी कुछ नया उठाया है और अभी भी गणना कर रहा है कि इसे कैसे वितरित किया जाए। तुम्हें कैसे पता चला कि यह घर था? उसने पूछा। मुझे नहीं पता था। जब मैं आई, उसने उसे देखा। मुझे एक एजेंसी ने काम दिलाया था। नियोक्ताओं का नाम एजेंसी नहीं देती थी, केवल पता और पद। मैं आई, लक्ष्मी के साथ साक्षात्कार दिया। मुझे नौकरी मिल गई। पहले दिन मैंने अनुबंध के दस्तावेजों में नाम देखा, मल्होत्रा। मल्होत्रा। रीना ने अपना हाथ डेस्क के सामने वाली कुर्सी की पीठ पर रखा, लेकिन बैठी नहीं। मैं अनुबंध हाथ में लिए सर्विस रूम में स्तब्ध रह गई। मैंने जाने के बारे में सोचा। मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक संयोग होने के लिए बहुत अजीब संयोग था, और फिर मैंने रोहन और उपचार के खर्च के बारे में सोचा और खुद से कहा कि मैं एक उपनाम के कारण जाने का जोखिम नहीं उठा सकती। और जब तुमने मेरी मां को देखा, जब मैंने आपकी मां को देखा, तो मैं समझ गई कि यह सिर्फ एक उपनाम नहीं था। नीरज उठा, बुकशेल्फ तक चला गया, बिना कोई किताब निकाले कुछ किताबों की रीढ़ पर उंगलियां फेरी। यह एक ऐसा इशारा था जो वह तब करता था जब वह सोच रहा होता था। रीना ने उसे पहले कॉरिडोर से देखा था, बिना उसके जाने। तुमने क्या होने की उम्मीद की थी? उसने पूछा। जब तुम आई थी, जब तुम रुकी थी, क्या तुम्हारे पास कोई योजना थी? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं? जवाब सीधा और बिना सजावट के था। मेरे जैसे लोग लंबी अवधि की योजनाओं का जोखिम नहीं उठा सकते, नीरज साहब। लंबी अवधि की योजनाओं के लिए ऐसी स्थिरता की आवश्यकता होती है जो मेरे पास नहीं है। मैं जो करती हूं वह मेरे सामने जो है उसे हल करना और अगले कदम के प्रकट होने का इंतजार करना है। नीरज ने उसे देखा। और अब अगला कदम क्या है? रीना ने तुरंत जवाब नहीं दिया। यह इस बातचीत पर निर्भर करता है, उसने कहा। वे 20 मिनट बाद भोजन कक्ष में नीचे आए। गायत्री अभी भी मेज पर थी। उसके पास चाय का एक दूसरा कप था और किसी ऐसे व्यक्ति का भाव था जो नहीं हिला था, क्योंकि वह जानता था कि देर सबेर वे वापस आएंगे और वह तब वहां रहना चाहती थी जब ऐसा होगा। नीरज बैठ गया। मां, उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ईमानदारी से जवाब दो। मैं तुम्हें हमेशा ईमानदारी से जवाब देती हूं। हमेशा नहीं। गायत्री ने इस पर बहस नहीं की। क्या तुम जानती थी कि वह इंदु की बेटी है जब वह आई थी? नहीं। जब वह आई थी, गायत्री ने कहा। मुझे बाद में पता चला, दूसरे या तीसरे मंगलवार को, जब मैं उसे जानने लगी। विराम। सादृश्य बहुत मजबूत है और किसी व्यक्ति के स्वभाव में ऐसी चीजें होती हैं जो हवा से नहीं आती, और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं? गायत्री ने जवाब पर सावधानी से विचार किया। क्योंकि यह समय नहीं था, उसने कहा। क्योंकि उस समय तुम अपने पिता की मृत्यु के बाद से सबसे खराब काम की अवधि में थे, और मुझे पता था कि अगर मैंने तुम्हें बताया
तो तुम हर चीज को एक साथ हल करने के अपने तरीके में आ जाओगे और जल्दबाजी में कुछ ऐसा करोगे जिसे तुम बाद में ठीक नहीं कर पाओगे। जैसे कल हुआ, नीरज ने कहा। जैसे कल हुआ, बेटे ने मेज पर भी देखा। गायत्री ने नरम स्वर में जारी रखा। मुझे उसे खुद जानना था। मुझे यह जानना था कि यह लड़की कौन थी, न केवल किसकी बेटी थी, बल्कि वह खुद कौन थी। और गायत्री ने रीना को एक ऐसे भाव के साथ देखा जो सीधा और बिना किसी सजावट के था। वह इस घर में कई सालों में आई सबसे योग्य व्यक्ति है, उसने कहा। और मैं यह उसकी मां के कारण नहीं कह रही हूं, मैं यह उसके लिए कह रही हूं। रीना ने मेज पर देखा। नीरज ने उसे मेज पर देखते हुए देखा। उसने उस इशारा को देखा जब वह कुछ प्राप्त करती थी और नहीं जानती थी कि उसे कहां रखे। वही जो उसने 8 महीने तक अपने ही घर के गलियारों में बिना दर्ज किए देखा था। रीना, उसने कहा। उसने अपनी आंखें उठाईं। तुम्हारे भाई का उपचार, मैं जानना चाहता हूं कि इसका कितना खर्च आता है। मैंने आपसे कहा कि मैं पैसे मांगने नहीं आई हूं। ये मुझे पता है। उसकी आवाज दृढ़ थी लेकिन कठोर नहीं थी। और मैंने तुम्हें सुना, लेकिन कुछ मांगने और जब तुम्हें कुछ दिया जाता है तो उसे प्राप्त करने में अंतर होता है। तुम्हारी मां ने इस कंपनी के कुछ हिस्से को बनाने में मदद की थी। मेरे पिता ने उसे धोखा दिया था। वह मिटता नहीं है, लेकिन उसका जवाब दिया जा सकता है। मुझे उस तरह से जवाब देने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें किस तरह से इसकी जरूरत है? सवाल हवा में लटका रहा। रीना ने उसे एक पल के लिए देखा जो लंबा लगा। मुझे काम चाहिए, उसने कहा। असली काम, सफाई का नहीं। ऐसा काम जहां मैं अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकूं। नीरज ने हल्का सा भौहें चढ़ाईं। तुम क्या कर सकती हो? चीजों को व्यवस्थित करना, सिस्टम, प्रक्रियाएं। उसने एक छोटा विराम लिया। मैंने अपनी स्कूल में सबसे अच्छे औसत के साथ अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। मैंने जयपुर में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया। जब मेरी मां की मृत्यु हुई तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि रोहन की देखभाल करने वाला कोई नहीं था और एक ही समय में किराया और विश्वविद्यालय का भुगतान करना असंभव था। लेकिन मैंने जो सीखा वह खत्म नहीं हुआ। नीरज उसे देख रहा था। इन 8 महीनों में, खाली समय में, मैंने इस घर की सफाई के सामानों की इन्वेंट्री प्रणाली को फिर से व्यवस्थित किया, क्योंकि जो था वह एक आपदा था। मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे अक्षमता परेशान करती थी। चुप्पी। लक्ष्मी इसे यह जाने बिना इस्तेमाल करती है कि यह मैंने किया था, रीना ने जोड़ा। नीरज को प्रतिक्रिया करने में 3 सेकंड लगे। फिर इसे पूरी तरह से रोक पाने में असमर्थ, उसके चेहरे पर कुछ बदल गया। यह मुस्कान तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसके करीब था। क्या तुमने इसे लिखा है? मेरे फोन में सिस्टम है, कल मुझे दिखाना। रीना ने उसे देखा। क्या आप कल मुझे नौकरी की पेशकश कर रहे हैं? मैं तुम्हें कह रहा हूं कि कल मुझे दिखाना, नीरज ने दोहराया। फिर हम बाकी के बारे में बात करेंगे। यहां के सबसे करीब का रूप था जो वह आदमी बिना पूरी तरह से सोचे समझे उत्पन्न कर सकता था। रीना ने इसे ऐसे ही समझा। उसने और दबाव नहीं डाला। गायत्री ने अपना चाय का कप उठाया, एक घूंट पिया और उसके चेहरे पर बहुत ही संक्षिप्त रूप से किसी ऐसे व्यक्ति का भाव आया जो महीनों से बातचीत के इस सटीक बिंदु तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था। उस दोपहर लक्ष्मी ने नीरज से अकेले में बात करने के लिए कहा। उसने उसे अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। लक्ष्मी हमेशा की तरह सीधी, सटीक मुद्रा में हाथ सामने जोड़े हुए अंदर आई। नीरज साहब, मैं चाहती हूं कि आप जानें कि मैंने कल जो किया वह इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता है कि इस घर के हितों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे पता है लक्ष्मी, और मैं यह भी चाहती हूं कि आप जानें कि अगर मैंने दवाओं की स्थिति को गलत तरीके से संभाला तो मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। मैं यह समझता हूं, लेकिन मैं भी ईमानदार रहना चाहता हूं। लक्ष्मी ने एक विराम लिया। जो हो रहा है वह मेरे लिए आसान नहीं है। यह लड़की 8 महीने पहले आई थी। कोई नहीं जानता कि वह वास्तव में कौन है या वह क्या चाहती है। नीरज ने उसे देखा। अब मैं जानती हूं कि वह कौन है, उसने कहा, और मैं जानती हूं कि वह क्या चाहती है। ईमानदार काम और उचित व्यवहार, जो ठीक वही है जो इस घर में कोई भी व्यक्ति चाहता है, जिसमें तुम भी शामिल हो। लक्ष्मी, उसने मुंह खोला। मैं तुमसे उसे प्यार करने के लिए नहीं कह रहा हूं लक्ष्मी, मैं तुमसे कह रहा हूं कि उसके साथ उसी सम्मान से व्यवहार करो जिससे तुम यहां काम करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ करती हो। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? महिला को एक पल लगा। हां, उसने कहा। ठीक है। लक्ष्मी ने सिर हिलाया। वह दरवाजे की ओर बढ़ी। वह रुक गई। क्या वह अभी भी यहां काम कर रही है? हमने अभी तक फैसला नहीं किया है, नीरज ने कहा। लेकिन अगर हम फैसला करते हैं तो यह पहले की तुलना में अलग शर्तों पर होगा। लक्ष्मी ने इसे संसाधित किया। समझ गई, उसने कहा और बाहर निकल गई।
नीरज अध्ययन कक्ष में अकेला रह गया। उसने डेस्क के दराज को देखा जहां तस्वीर थी। उसने उसे फिर से निकाला। उसने उसे एक पल के लिए देखा। एक युवा महिला खुशी जैसी किसी चीज के साथ, अपना सिर थोड़ा दाहिनी ओर झुकाए हुए। उसने रीना को मेज पर देखते हुए सोचा, जब गायत्री ने कहा कि वह कई सालों में उस घर में आई सबसे योग्य व्यक्ति थी। वही इशारा, कुछ प्राप्त करने का वही तरीका। उसे कहाँ रखना है यह जाने बिना उसने तस्वीर रखी, ऊपर का दराज खोला, एक नोटपैड निकाला और पहले पन्ने पर 3 शब्द लिखे। उसने उन्हें देखा, उन्हें एक घेरे में घेरा और सोचने लगा कि उन्हें कैसे वास्तविक बनाया जाए। रीना बोलती है, अगली सुबह नीरज 8 बजे से पहले अध्ययन कक्ष में था। यह असामान्य नहीं था। वह 29 साल की उम्र से सुबह जल्दी डेस्क पर आता था। अपने पिता के अंतिम संस्कार के अगले दिन से, जब उसे समझ में आया कि दुनिया उसके इंतजार में नहीं रुकेगी और कि कंपनियां खुद नहीं चलती, चाहे कोई कितना भी दर्द में क्यों ना हो। लेकिन उस सुबह डेस्क पर कोई खुली फाइलें नहीं थीं, कोई निर्धारित कॉल नहीं थे। बस घेरे में घिरे 3 शब्दों वाला नोटपैड और कॉफी का एक कप था जो ठंडा हो रहा था, क्योंकि वह उसे पीने के बजाय 20 मिनट से बगीचे को देख रहा था। रीना ने 8:15 बजे दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ, उसने कहा। वह अंदर आई। उसके हाथ में फोन था। वह डेस्क के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई, बिना आमंत्रित किए, जो नीरज ने देखा लेकिन इंगित नहीं किया। उसने उसे फोन दे दिया। नीरज ने उसे लिया। उसने स्क्रीन पर देखा। यह एक मुफ्त एप्लीकेशन में बनी एक स्प्रेडशीट थी, बिना किसी विशेष प्रारूप के, बिना ग्राफ या रंगों के, केवल एक ऐसी तर्क के साथ व्यवस्थित डेटा जिसे उसने तुरंत पहचान लिया, क्योंकि यह वही तर्क था जिसका उपयोग उसकी अपनी कंपनियां करती थीं। श्रेणियां, उपश्रेणियां, उपयोग की आवृत्ति, प्रति यूनिट लागत, मासिक अनुमान, पुनः पूर्ति अलर्ट। उसने पूरे 2 मिनट तक कुछ नहीं कहा। रीना ने उसे पढ़ने दिया। यह तुमने अकेले किया, उसने कहा। यह कोई सवाल नहीं था। अकेले? कितने समय में? पहला संस्करण 3 दिनों में। मैंने इसे 2 महीने तक समायोजित किया। नीरज स्क्रीन पर स्वाइप करता रहा। हाशिए में नोट थे, आपूर्तिकर्ताओं पर अवलोकन, 3 अलग अलग वितरकों के बीच मूल्य तुलना, जिसमें बचत का संभावित प्रतिशत दिखाया गया था यदि किसी एक से दूसरे में स्विच किया जाता। वर्तमान वितरक समान उत्पादों के लिए वैकल्पिक से 22% अधिक शुल्क लेता है, रीना ने बिना उसके पूछे कहा। इस घर द्वारा उपयोग की जाने वाली मात्रा के साथ वार्षिक बचत महत्वपूर्ण है। नीरज ने फोन से अपनी आंखें उठाईं। उसने उसे देखा। क्या तुमने यह घर के लिए किया या मुझे दिखाने के लिए किया? मैंने इसे इसलिए किया क्योंकि मुझे अव्यवस्था परेशान करती थी, रीना ने कहा। इसे दिखाने की बात कल की है। नीरज ने फोन वापस कर दिया, कुर्सी की पीठ पर टिक गया और उसे ऐसी ध्यान से देखा जिसमें 2 दिन पहले की ठंडी जांच जैसी कुछ भी नहीं था। यह कुछ और था। यह वह तरीका था जिससे वह किसी को तब देखता था जब वह गणना कर रहा होता था, लेकिन शब्द के ठंडे अर्थ में नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के अर्थ में जो कुछ ऐसा माप रहा था जिसकी उसे परवाह थी। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन खत्म होने में कितना समय लगेगा? उसने पूछा। 3 साल। क्या तुम फिर से शुरू कर सकती हो? यह कई चीजों पर निर्भर करता है। किन चीजों पर? रीना ने अपना फोन घुटने पर रखा। पैसे पर, समय पर। क्या कोई है जो रोहन के साथ रह सके जब मैं नहीं रह सकती? विराम। अगर मुझे ऐसी नौकरी मिल जाती है जो मुझे पढ़ाई करने की अनुमति दे। नीरज ने धीरे धीरे सिर हिलाया। रोहन को ठीक ठीक क्या चाहिए? उपचार के अलावा रोहन को स्थिरता चाहिए। वह एक बुद्धिमान लड़का है, बहुत बुद्धिमान, लेकिन उसकी बीमारी तनाव पर बुरी प्रतिक्रिया देती है। जब चीजें आर्थिक रूप से जटिल होती हैं, जब मैं चिंतित होती हूं, तो वह महसूस करता है, भले ही मैं उसे कुछ न कहूं। रीना ने अपने हाथ देखे। पिछले साल 3 महीने की अवधि थी जब मैं पूरा उपचार नहीं दे पाई थी। रोहन 2 सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहा। जो चुप्पी आई वह ऐसी थी जो त्वरित जवाबों को स्वीकार नहीं करती थी। वह अब कैसा है? ठीक है, स्थिर। वह अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर रहा है। वह यहां मुंबई में इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है। यह भी कई चीजों पर निर्भर करता है। नीरज ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कॉफी का कप उठाया, उसे ठंडा पाया और बिना पिए उसे वापस रख दिया। वह उठा, साइड बुकशेल्फ पर रखी छोटी कॉफी मेकर तक गया, 2 कप परोसी और एक रीना के सामने रख दिया, बिना पूछे कि क्या वह चाहती है। उसने उसे अस्वीकार नहीं किया। दोनों एक पल के लिए चुप्पी में पीते रहे। नीरज, रीना ने कहा, मुझे आपको कुछ ऐसा कहना है जिसे कहना आसान नहीं है। उसने उसे देखा। आपकी मां के साथ जो हुआ, मेरे पिता ने जो किया या नहीं किया, मैं उसे पूर्ववत नहीं कर सकती।
मैं वापस जाकर उनके द्वारा लिए गए निर्णयों या मेरे द्वारा लिए गए निर्णयों को नहीं बदल सकती। उसने एक विराम लिया। परसों भी नहीं। रीना ने कुछ नहीं कहा। लेकिन ऐसी चीजें हैं जो आगे की जा सकती हैं और मैं उन्हें करना चाहता हूं। अपराध बोध के कारण नहीं। उसने इसे इस दृढ़ता के साथ कहा कि ऐसा लगता था जैसे उसने इसे कहने से पहले कई बार सोचा था। दृढ़ विश्वास के कारण, क्योंकि यह सही है। क्या चीजें? रीना ने पूछा। यही वह है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने लगभग 2 घंटे तक बात की। यह एक आसान बातचीत नहीं थी। रीना चीजों को आसान नहीं बनाती थी, इसलिए नहीं कि वह बाधाएं डालती थी, बल्कि इसीलिए कि वह उस तरह की व्यक्ति थी जो ठीक वही पूछती थी जो वह सोचती थी और अस्पष्ट जवाब स्वीकार नहीं करती थी। और नीरज, जिसे सवाल पूछने और महत्वपूर्ण बातचीत की गति निर्धारित करने की आदत थी, उसे इसके अनुसार ढलना पड़ा। नीरज ने 3 चीजें प्रस्तावित की। पहली, उसकी एक कंपनी के प्रशासनिक क्षेत्र में एक वास्तविक पद, सिस्टम में प्रवेश नहीं, काम के रूप में छिपा हुआ एहसान नहीं, बल्कि ठोस जिम्मेदारियों, प्रदर्शन मूल्यांकन और विकास की संभावना के साथ एक पद। दूसरी, कंपनी के स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से रोहन के चिकित्सा उपचार का कवरेज, बिना किसी शर्त या समय सीमा के। तीसरी, विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता, ताकि रीना काम के साथ संगत समय के साथ अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सके। रीना ने तीनों प्रस्तावों को बिना किसी रुकावट के सुना। जब वह समाप्त हुआ तो उसे जवाब देने में देर लगी। 3 चीजें क्यों? उसने पूछा। नीरज ने हल्का सा भौहें चढ़ाईं। कैसे? वह 1 या 2 प्रस्तावित कर सकता था। तीनों क्यों? क्योंकि तीनों आवश्यक हैं, आपके लिए या मेरे लिए, दोनों पक्षों के लिए। रीना ने उसे देखा। अगर आप मुझे तीनों चीजें एक साथ देते हैं तो मैं कड़ी हो जाऊंगी, उसने कहा। यह कर्ज नहीं है, यह एक मरम्मत है। आपके लिए यह एक मरम्मत है, मेरे लिए यह अभी भी कर्ज जैसा महसूस हो सकता है। नीरज ने मुंह खोला, उसे बंद कर दिया। यह उस बातचीत में पहली बार था जब उसके पास कोई तत्काल जवाब नहीं था। तो तुम तय करो, उसने कहा। तुम क्या स्वीकार करती हो? रीना ने काम पर विचार किया। उसने कहा, मैं काम स्वीकार करती हूं क्योंकि मैंने इसे कमाया है, इसलिए नहीं कि यह मुझे उपहार में दिया जा रहा है। अगर मैं अच्छी हूं तो मैं रहती हूं, अगर मैं बेकार हूं तो मैं चली जाती हूं। किसी भी अन्य कर्मचारी के समान शर्तें। ठीक है, मैं रोहन के चिकित्सा कवरेज को भी स्वीकार करती हूं, लेकिन यह किसी भी कर्मचारी को परिवार के सदस्य की देखभाल के लिए मिलने वाले नौकरी लाभ के हिस्से के रूप में, एक विशेष एहसान के रूप में नहीं। ठीक है, विश्वविद्यालय का मैं अभी अकेले हल करूंगी। नीरज ने भौहें चढ़ाईं। क्यों? क्योंकि मुझे अभी तक नहीं पता कि क्या मैं एक ही समय में सब कुछ संभाल पाऊंगी, और मैं नहीं चाहती कि आप ऐसी चीज में निवेश करें जिसे मैं शायद बनाए न रख पाऊं। अगर मैं कर सकती हूं तो मैं इसे खोजूंगी, अगर मैं नहीं कर सकती तो मैं उस बातचीत की हणी नहीं हूं। यह अपेक्षित रिटर्न वाला निवेश नहीं है। हर चीज का अपेक्षित रिटर्न होता है, रीना ने कहा। भले ही यह भावनात्मक हो, भले ही यह महसूस करने की शांति हो कि आपने सही काम किया है, वह भी एक रिटर्न है। उसने कठोरता से नहीं कहा, उसने उस सटीकता के साथ कहा जो कोई भी कहने से पहले अच्छी तरह से सोचता है। मैं आपको ना नहीं कह रही हूं, मैं आपको कह रही हूं कि मैं उस बिंदु को खुला छोड़ देती हूं। नीरज ने उसे एक पल के लिए देखा। ठीक है, उसने कहा। दोपहर का समय था जब कुछ ऐसा हुआ जो उस सुबह की किसी भी योजना में नहीं था। नीरज एक कॉल के लिए अध्ययन कक्ष से बाहर निकला था। रीना पानी लेने नीचे आई और गायत्री को अंदरूनी बगीचे में बैठी पाया। चमेली के बिस्तर पर रखे लकड़ी के बेंच पर उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा सर्दी की धूप की ओर उठा हुआ था, जो तिरछी आती थी और बहुत ज्यादा गर्म नहीं करती थी, लेकिन वह मौजूद थी। रीना आगे बढ़ने वाली थी, वह बाधित नहीं करना चाहती थी। बैठो, गायत्री ने आंखें खोले बिना कहा। रीना उसके बगल में बैठ गई। वे कुछ देर तक चुप्पी में बैठे रहे, उस तरह की चुप्पी जिसे दोनों अच्छी तरह से जानती थीं। कैसा रहा? गायत्री ने पूछा। ठीक है, मैंने कुछ हिस्सा स्वीकार कर लिया है। मालकिन ने अपनी आंखें खोली, रीना को एक ओर से देखा। कौन सा हिस्सा स्वीकार नहीं किया? विश्वविद्यालय वाला। गायत्री ने धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे यह उसके लिए समझ में आता हो। अभिमान के कारण? उसने पूछा। विवेक के कारण, रीना ने जवाब दिया। कभी कभी वे एक ही होते हैं, कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं। गायत्री ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। रीना, उसने कहा, कुछ ऐसा है जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया, कुछ ऐसा जो तुम्हें पहले बताने का समय नहीं था, लेकिन अब समय है। रीना ने उसे देखा।
तुम्हारी माँ ने इस परिवार के लिए जो किया वह सिर्फ अच्छा काम करना नहीं था। गायत्री की आवाज हमेशा की तरह धीमी और सावधानी भरी थी, लेकिन उसमें कुछ अतिरिक्त था, कुछ ऐसा जो अपनी शुद्धतम रूप में कृतज्ञता जैसा था, बिना किसी सजावट के। एक अवधि थी, तुम्हारे जन्म से पहले, जब राजेश सब कुछ खोने वाला था, किसी बुरे सौदे के कारण नहीं, बल्कि एक झूठी शिकायत के कारण। कंपनी के अंदर कोई उसे हटाना चाहता था और उसने कुछ ऐसा रचा, एक बहुत ही जटिल स्थिति। रीना बिना हिले सुन रही थी। तुम्हारी मां ही एकमात्र व्यक्ति थी जिसने रिकॉर्ड में अनियमितता देखी, एकमात्र जिसने समझा कि क्या हो रहा था और राजेश को सीधे बताने गई, इस जोखिम पर कि उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा, इस जोखिम पर कि उसे खुद निकाल दिया जाएगा। विराम। उसने जो किया उससे कंपनी बच गई और राजेश यह जानता था, इसलिए उसने हमेशा उसके साथ वैसा व्यवहार किया जैसा उसने किया। इसलिए जब वह बीमार पड़ी इसालासी के, तो उसने उसके उपचार को कवर करने में संकोच नहीं किया। रीना चमेली के बिस्तर को देख रही थी। क्या मेरी मां जानती थी कि तुम यह जानती हो? उसने पूछा। नहीं, राजेश ने मुझे कभी विवरण नहीं बताया। उसने मुझे अस्पताल में आखिरी रात बताया, जब कुछ भी छिपाने का समय नहीं बचा था। चुप्पी। इसलिए जब मैंने उस मंगलवार को तुम्हारा चेहरा देखा, गायत्री ने कहा, जब मैं समझ गई कि तुम कौन थे, तो मुझे जो पहली चीज महसूस हुई वह अपराध बोध नहीं थी, वह राहत थी। राहत की जीवन तुम्हें यहां तक लाया था कि अभी भी कुछ करने का समय था। रीना ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिन्होंने 8 महीने तक फर्श धोए थे, खिड़कियां साफ की थीं, उसी महिला के बाथरूम के फर्श से दवाएं उठाई थीं, जो अब उसके बगल में बैठी थी और उसे यह सब बता रही थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने पूछा। क्योंकि सबसे पहले मुझे यह जानने की जरूरत थी कि तुम कौन थे, गायत्री ने कहा। तुम्हारी मां कौन थी? तुम। रीना ने अपनी आंखें उठाईं और बहुत धीमी आवाज में पूछा। गायत्री ने उसे उस अपनी स्पष्टता के साथ देखा जो एक ऐसी महिला की थी जिसने 74 साल में बहुत कुछ देखा था और उसे जो सोचती थी उसे घुमाने की जरूरत नहीं थी। तुम ठीक वही हो जिसकी मैंने कल्पना की थी, उसने कहा। और थोड़ा और। रीना ने फिर से बिस्तर को देखा। एक सफेद छोटा बेमौसम चमेली एक ऐसी शाखा पर खुल गया था जिसे किसी ने नहीं देखा था। रीना ने उसे एक लंबे पल तक देखा और फिर बांद्रा के उस शांत बगीचे में कुछ ऐसा हुआ जो उस पूरे समय में नहीं हुआ था। उसकी आंखें भर आईं। वह रोई नहीं। यह रोना नहीं था, यह बस वह क्षण था जब आंखें भर आती हैं, इससे पहले कि कोई तय करे कि वह उसे होने देगा या नहीं। उसने तय किया कि वह पलक नहीं झपकाएगी। उसने सांस ली। धन्यवाद, उसने कहा। और यह 8 महीनों में पहली बार था कि रीना शर्मा ने उस घर में किसी को धन्यवाद दिया था जो किसी ठोस और कार्यात्मक चीज के लिए नहीं था। गायत्री ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा, कुछ नहीं कहा। जरूरत नहीं थी। नीरज का पतन। नीरज ने उन्हें अध्ययन कक्ष की खिड़की से देखा। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसकी उसने योजना बनाई थी। उसने कॉल खत्म की, डेस्क पर वापस आया और आदत के अनुसार बगीचे की ओर देखा। उसने उन्हें बेंच पर देखा, उसकी मां अपनी आंखें बंद करके और चेहरा धूप में किए हुए। रीना उसके बगल में हमेशा की तरह सीधी पीठ के साथ, लेकिन कंधों में कुछ अलग, कुछ नरम, कुछ ऐसा जो उसने उस महिला में उसके आने के बाद से नहीं देखा था। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर तक देखता रहा। उसे बस इतना पता था कि जब वे दोनों बेंच से उठे और घर में वापस गए तो वह उसी जगह पर खड़ा था, अगली कॉल किए बिना और फाइलें खोले बिना, और उसकी छाती के केंद्र में कुछ हिल रहा था जिसका वह नाम नहीं बता पा रहा था। वह नीचे आया। उसने रीना को रसोई के पास कॉरिडोर में पाया। वह कुछ कहने वाली थी, शायद अगले कदम के बारे में, कागजात या समय या किसी विशिष्ट विवरण के बारे में, कोई व्यावहारिक सवाल। वह चीजों को ऐसे ही संसाधित करती थी। जब भावनात्मक भार बहुत ज्यादा हो जाता था तो व्यावहारिक की ओर बढ़ती थी। लेकिन नीरज सबसे पहले बोला। रीना। वह रुक गई। उसने वह नहीं तैयार किया था जो वह कहने वाला था। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे तैयार किया जा सके। जब मैंने तुमसे अपना सामान उठाने के लिए कहा था, उसने कहा। तुमने क्या सोचा? रीना ने उसे देखा। मैंने क्या सोचा? मेरे बारे में। विराम। मैंने सोचा कि आप एक ऐसे आदमी थे जो अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेते थे, उसने कहा। और शायद यह पहली बार नहीं था कि आपने ऐसा किया था। यही तुमने सोचा, यही मैंने सोचा, और कुछ नहीं। रीना ने एक पल के लिए विचार किया। मुझे यह भी लगा कि यह अनुचित था, उसने कहा। लेकिन अन्याय मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी और उसके लिए रोने से भी मुझे कुछ हल नहीं होने वाला था।
नीरज ने इसे अवशोषित किया। कितनी बार? उसने पूछा, और सवाल उसे इस तरह से भारी पड़ा जो दिख रहा था। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है? किसी ने तुमसे कुछ पूछे बिना तुम्हारे बारे में कोई फैसला लिया है? रीना ने उसे एक पल के लिए देखा। क्या आप चाहते हैं कि मैं कब से गिनना शुरू करूं? उसने कहा, और सवाल में कोई आक्रोश नहीं था, बस एक ऐसी ईमानदारी थी जो उतनी ही तीखी थी। नीरज ने जवाब नहीं दिया। मैं एक सफाई कर्मी की बेटी हूं, नीरज साहब, रीना ने कहा। मैं एक ऐसे मोहल्ले में पली बढ़ी जहां अगर कोई बचपन से भागता नहीं था तो धारा तुम्हें कहीं और ले जाती थी। लोगों ने मेरे बारे में मेरे पूरे जीवन में निर्णय लिए। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि मेरे नंबरों के साथ मैं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकती हूं, लेकिन उस तरह की छात्रवृत्तियां मेरे मोहल्ले की लड़कियों के लिए नहीं थीं। रोजगार एजेंसी ने मुझे सफाई का काम दिया। जब मैंने उनसे कहा कि मैंने 2 साल का प्रशासन किया है क्योंकि उनके अनुसार यह रखना आसान था, पहले दिन लक्ष्मी ने मुझे हाथ से लिखे 19 नियम दिए, जैसे कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जिसे बिना निर्देशों के व्यवहार करना नहीं आता। उसने एक विराम लिया और अब मंगलवार को हाथ में कपड़े के साथ कॉरिडोर में चुप्पी छा गई। नीरज ने नजर नहीं हटाई, खुद का बचाव नहीं किया, संदर्भ या बारीकियों की तलाश नहीं की। उसने उसे बिना हिले स्वीकार किया। तुम सही कह रही हो, उसने कहा। मुझे पता है, और मैंने जो किया वह गलत था, यह भी मुझे पता है। क्या कुछ ऐसा है जो मैं पहले ही बात कर चुके हैं उसके अलावा कर सकता हूं? रीना ने उसे अपनी उसी शांति के साथ देखा जिसे वह अब ठंडी नहीं पड़ रहा था, बल्कि कुछ पूरी तरह से अलग, किसी ऐसे व्यक्ति की शांति के रूप में जिसने अस्थिर जमीन पर मजबूती से खड़ा रहना सीखा था क्योंकि कोई और विकल्प नहीं था। हाँ, उसने कहा। क्या? जब आप किसी के बारे में अगला फैसला लेते हैं तो पहले पूछें। नीरज ने धीरे धीरे सिर हिलाया, किसी ऐसे व्यक्ति के वजन के साथ जो कुछ दर्ज कर रहा था। ठीक है, उसने कहा। अगले दिनों में जो हुआ वह किसी भी बाहरी पर्यवेक्षक को पहले की सभी बातों के बाद जितना नाटकीय लगने की उम्मीद थी उससे कम नाटकीय था। एक घर का जीवन एक झटके में फिर से व्यवस्थित नहीं होता, लोग भी नहीं। रीना ने अगले सप्ताह सोमवार को मल्होत्रा लॉजिस्टिक्स के मुख्य कार्यालय में काम करना शुरू किया। नीरज ने प्रशासनिक क्षेत्र के निदेशक से बात की थी। एक 50 वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम भावेश था, जो कंपनी में 12 साल से था और जिसकी आदत थी कि वह नए लोगों का शुरू में अविश्वास के साथ मूल्यांकन करता था, जो बाद में यदि व्यक्ति इसके लायक होता था तो पूर्ण वफादारी में बदल जाता था। नीरज ने उससे कहा कि कोई नया आ रहा है, कि कोई एहसान न करे, कि उसके साथ किसी भी अन्य प्रोबेशन कर्मचारी की तरह व्यवहार करे। भावेश ने सिर हिलाया और पूछा कि क्या उसे कुछ जानने की जरूरत है। नीरज ने 1 सेकंड के लिए सोचा। वह बहुत अच्छी है, उसने कहा, और शायद 6 महीनों में वह टीम के आधे से ज्यादा सिस्टम के बारे में जान जाएगी। भावेश ने संदेह के साथ उसे देखा। मैं तब तक इस पर विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं इसे नहीं देखूंगा। तुम देखोगे? नीरज ने कहा। रीना के कार्यालय में पहले दिन लक्ष्मी ने घर के सामानों की अलमारी को फिर से व्यवस्थित किया। उसने यह अकेले किया, किसी को बताए बिना, और जब उसने समाप्त किया तो परिणाम लगभग वही था जो रीना ने फोन पर बनाया था। इसलिए नहीं कि लक्ष्मी ने इसे कॉपी किया था, बल्कि इसलिए कि जैसा कि उसने उस रात बर्तन धोने वाली कर्मचारी से कबूल किया था, वह महीनों से इस सिस्टम का उपयोग कर रही थी बिना जाने। और अब जब वह लड़की इसे बनाए रखने के लिए नहीं थी तो उसके पास केवल इसे दोहराने की कोशिश करना ही बचा था। कर्मचारी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन जब रीना कुछ चीजें लेने आई जो वह सर्विस रूम में भूल गई थी, तो लक्ष्मी ने उसे कॉरिडोर में पाया और रुक गई। अलमारी, लक्ष्मी ने कहा। रीना ने उसे देखा। मैंने उसे फिर से व्यवस्थित किया। ठीक है, रीना ने कहा, मैंने उसे तुम्हारे काम के आधार पर बनाया। विराम। ठीक है, रीना ने दोहराया। लक्ष्मी ने मुंह खोला, उसे बंद कर दिया, फिर से खोला। तुमने अच्छा काम किया, उसने कहा, और उसने इसे इस तरह से कहा जैसे कुछ लोग ऐसी बातें कहते हैं जो उन्हें भारी पड़ती हैं, बिना सजावट के और बिना आंखों से संपर्क के। रीना ने उसे एक पल के लिए देखा। ठीक है, धन्यवाद, लक्ष्मी, और कॉरिडोर में चलती रही। लक्ष्मी 3 पूरे सेकंड तक वहीं खड़ी रही, जैसे कुछ संसाधित कर रही हो, और फिर रसोई की ओर चली गई। यह एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन यह एक शुरुआत थी। कार्यालय में पहले सप्ताह रीना ने जरूरत से ज्यादा बात नहीं की। वह जल्दी आती थी, उसे जो काम सौंपा जाता था उसे करती थी। जब कुछ समझ में नहीं आता था तो सवाल पूछती थी, और जब समझ में आता था तो सवाल नहीं पूछती थी, और वह ठीक समय पर जाती थी, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं रुकती थी। भावेश उसे हमेशा की तरह अविश्वास के साथ देखता था।
तीसरे दिन उसने उसे एक ऐसा काम सौंपा जिसमें आमतौर पर एक अनुभवी व्यक्ति को पूरा दिन लगता था। पिछली तिमाही के आपूर्तिकारों के रिकॉर्ड की समीक्षा करना और आपूर्तिकारों नहीं कराया विसंगतियों का पता लगाना। रीना ने उसे दोपहर के भोजन से पहले विसंगतियों को चिह्नित करके, प्रकार के अनुसार वर्गीकृत करके और अंत में एक नोट के साथ सौंप दिया, जिसमें सुझाव दिया गया था कि किन 3 मामलों में अनुबंध पर फिर से बातचीत करना फायदेमंद था और किन में आपूर्तिकर्ता को बदलना फायदेमंद था। भावेश ने रिपोर्ट को 2 बार पढ़ा। वह रीना की डेस्क पर गया। तुम कैसे जानती हो कि किस पर फिर से बातचीत करना है और किसे बदलना है? मात्रा और संबंध के समय से, रीना ने कहा। यदि आपूर्तिकर्ता 2 साल से अधिक समय से है और राशि अधिक है, तो आमतौर पर नए की तलाश करने और उसे प्रशिक्षित करने की तुलना में फिर से बातचीत करना सस्ता होता है। यदि यह 1 साल से कम है और राशि कम है, तो परिवर्तन की लागत न्यूनतम है और विसंगति उचित नहीं है। भावेश ने उसे एक पल के लिए देखा। क्या तुमने इसे कहीं सीखा या तुमने इसे खुद सोचा? दोनों चीजें, रीना ने कहा। भावेश ने सिर हिलाया। उसने और कुछ कहे बिना अपने डेस्क पर वापस चला गया। उस रात उसने नीरज को एक संदेश भेजा। नई लड़की, तुम सही थे। नीरज ने संदेश पढ़ा और उसे बिना जवाब दिए छोड़ दिया। इसलिए नहीं कि उसे परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो ठीक संतुष्टि नहीं थी। यह राहत के करीब कुछ था, यह देखकर कि जो उसे पहले देखना चाहिए था वह अंततः देखा जा रहा था। समस्या दूसरे सप्ताह के गुरुवार को आई। कार्यालय से नहीं, बाहर से। रीना को दोपहर 2 बजे एक कॉल आया। उसने उसे उठाने के लिए कॉरिडोर में गई। जब वह अपनी डेस्क पर वापस आई तो भावेश ने देखा कि उसके चेहरे के भाव में कुछ बदल गया था। यह घबराहट नहीं थी। रीना घबराहट में नहीं आती थी, लेकिन उसकी आंखों के चारों ओर कुछ तनाव था जो पहले नहीं था। सब ठीक है? उसने पूछा। हाँ, रीना ने कहा। उसने काम करना जारी रखा, लेकिन 5 बजे, जब सभी जा रहे थे, भावेश ने उसे बंद स्क्रीन के सामने बैठे देखा। एक निश्चित बिंदु को देख रही थी जो स्क्रीन नहीं था। उसने गुजरते हुए उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। जो कुछ भी हुआ, उसने कहा, कल भी काम यही है अगर इससे कोई मदद मिलती है। रीना ने उसे देखा। धन्यवाद भावेश। उसने सिर हिलाया और चला गया। रीना कार्यालय में अकेली रह गई। उसने फोन उठाया, एक नंबर डायल किया, इंतजार किया। रोहन, उसने कहा जब उठाया गया, मुझे ठीक से बताओ कि उन्होंने तुमसे क्या कहा। उसने 1 मिनट तक सुना। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसकी वह अनुशासन, अकेले होने तक अपनी भावनाओं को न दिखाना, उसका इतना हिस्सा था कि उसे प्रयास के रूप में दर्ज भी नहीं करती थी। ठीक है, उसने कहा, चिंता मत करो, मैं इसे हल कर लूंगी। उसने फोन रख दिया। वह फोन को देखती रही। रोहन के उपचार की योजना बदल गई थी। डॉक्टर एक नई, अधिक प्रभावी दवा की सिफारिश कर रहे थे, जिसे अभी तक कंपनी के स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर नहीं किया गया था, क्योंकि उसे एक विशेष प्राधिकरण की आवश्यकता थी जिसमें हफ्तों लग सकते थे। और नई दवा के बिना पिछली योजना अब पर्याप्त नहीं थी। नई दवा की मासिक लागत रीना की कमाई से 2 गुनी से अधिक थी। वह उठी, अपना सामान उठाया, सड़क पर निकल गई। बिना किसी निश्चित दिशा के 4 ब्लॉक चली, जो वह कभी नहीं करती थी, और एक छोटे से पार्क के सामने रुक गई, जहां कुछ बच्चे फुटपाथ पर फुटबॉल खेल रहे थे। उसने एक पल के लिए खेल देखा। एक लड़के की उम्र लगभग रोहन जितनी थी। रीना ने फिर से फोन निकाला। कंपनी की निर्देशिका में नीरज का नंबर देखा। उसे 10 सेकंड तक देखा। बिना डायल किए उसे रख लिया। इसलिए नहीं कि उसे मदद की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वह अभी भी मूल्यांकन कर रही थी कि वह जो करने वाली थी वह मांगना था या केवल सच कहना था। और रीना शर्मा के लिए यह अंतर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा मायने रखता था। वह मुड़ी, वापस चलने लगी। उसे इसे बिना यह दिखाए कहने का तरीका खोजना था कि यह वह नहीं था। नीरज ने उस रात उसे फोन किया, इसीलिए नहीं कि वह रोहन के बारे में जानता था, बल्कि इसीलिए कि भावेश ने उसे एक दूसरा संदेश भेजा था जिसमें लिखा था, आज उसे कुछ हुआ है। मुझे नहीं पता क्या, लेकिन कुछ हुआ है। रीना, उसने कहा जब उसने उठाया। नीरज साहब, क्या तुम ठीक हो? विराम। वह विराम ठीक उतना ही लंबा था जितना नीरज को समझने के लिए काफी था कि नहीं, मेरा दिन जटिल था। उसने कहा, क्या हुआ? एक और चुप्पी। और फिर रीना शर्मा ने कुछ ऐसा किया जो उसने बहुत लंबे समय से नहीं किया था। शायद अपनी मां की मृत्यु से पहले से भी, शायद इससे पहले कि सब कुछ इतना भारी हो जाए कि कुछ मांगना कुछ ऐसा बन जाए जिसकी उसे अनुमति नहीं थी। उसने बात की। उसने उसे रोहन के बारे में बताया, डॉक्टर के बारे में, नई दवा के बारे में,
लागत के बारे में, प्राधिकरण के बारे में, जिसमें हफ्तों लग सकते थे, जिसे रोहन के पास नहीं था। उसने यह सब एक साथ कहा, बिना किसी सजावट के, अपनी आवाज को अंत तक नियंत्रित रखा, जहां कुछ हल्का सा तनावपूर्ण हो गया और फिर ठीक हो गया। जब उसने समाप्त किया तो दूसरी ओर चुप्पी थी। कल सुबह सबसे पहले मैं मानव संसाधन विभाग को फोन करूंगा, नीरज ने कहा। हम प्राधिकरण में तेजी लाएंगे और इस बीच दवा को कंपनी सीधे कवर करेगी, अग्रिम के रूप में नहीं बल्कि कवरेज के हिस्से के रूप में। रीना ने तुरंत जवाब नहीं दिया। क्या तुम वहां हो? उसने पूछा। मैं हूं, उसने कहा। क्या यह ठीक है? एक और विराम। हाँ, रीना ने कहा, यह ठीक है। और उस पूरी कहानी में सूटकेस और कपड़े और दवाओं और पुरानी तस्वीरों और बगीचों में कहे गए शब्दों और चुप्पी में रखे गए शब्दों के उस पूरे समय में पहली बार रीना शर्मा की आवाज के किनारे पर कुछ ऐसा था जो ताकत नहीं थी। यह ताकत से कहीं ज्यादा मुश्किल चीज थी जिसे बनाए रखना। यह वास्तविक कृतज्ञता थी, उस तरह की जो तब आती है जब किसी को उसकी उम्मीद ही नहीं होती। नीरज ने इसे सुना और फोन के दूसरी ओर अपने अध्ययन कक्ष में बंद फाइलों के साथ और घेरे में घिरे 3 शब्दों वाले नोटपैड के साथ उसने महसूस किया कि वह वजन जो मंगलवार को जब उसने कहा था अपना सामान उठाओ, तब से उसकी छाती पर था, थोड़ा और कम हो गया। पूरी तरह से नहीं, अभी नहीं, लेकिन थोड़ा और। चरमोत्कर्ष निर्णय। रोहन शुक्रवार की सुबह मुंबई पहुंचा। रीना उसे टर्मिनल पर लेने गई। उसने उसे बस से उतरते देखा। कंधे पर बैग और हर चीज को वास्तविक जिज्ञासा के साथ देखने का उसका तरीका, जैसे कि हर नई चीज एक ऐसी जानकारी थी जिसे सहेजना लायक था। उसकी आंखें उसकी जैसी ही थीं, खड़े होने का वही तरीका। उसने उसे गले लगाया। उसने उसे गले लगाने दिया। तुम पतले हो गए हो, उसने कहा। तुम हमेशा की तरह हो, उसने कहा। वे मेट्रो की ओर चले। रोहन हल्के से मुंह खोले शहर को देख रहा था। जयपुर में सब कुछ कैसा रहा? रीना ने पूछा। मैंने अपार्टमेंट बंद कर दिया। मैंने श्रीमती मेहता के यहां चीजें छोड़ दी, जैसा तुमने कहा था। विराम। और यहां स्थिति कैसी है? स्थिर, रीना ने कहा। स्थिर, जैसा कि तुम तब कहती हो जब सब कुछ ठीक होता है, लेकिन वास्तव में तुम एक ही समय में 10 चीजें हल कर रही होती हो। रीना ने उसे देखा। वास्तव में स्थिर, उसने कहा। रोहन ने सिर हिलाया। उसने उस पर विश्वास किया, क्योंकि वह महत्वपूर्ण विवरणों में उससे कभी झूठ नहीं बोलती थी। उस दोपहर रीना रोहन को नए डॉक्टर के पास ले गई। वह परामर्श जो नीरज ने विशेषज्ञ के साथ प्रबंधित किया था, जिसे कंपनी का स्वास्थ्य बीमा 100% कवर करता था। डॉक्टर ने पिछली रिपोर्टों की समीक्षा की, हमेशा के सवाल पूछे और अंत में कहा कि नई दवा योजना अगले सप्ताह शुरू हो सकती है, कि सही उपचार और जीवन की स्थिरता के साथ रोहन पूरी तरह से सामान्य जीवन जी सकता है। रोहन ने सब कुछ उस गंभीर ध्यान से सुना जो उसे तब होता था जब कोई चीज उसके लिए सच में मायने रखती थी। वेटिंग रूम में जब रीना मेडिकल कवरेज कार्ड से परामर्श का भुगतान कर रही थी, रोहन ने उसे देखा। इसका भुगतान किसने किया? उसने पूछा। काम के स्वास्थ्य बीमा ने। नई नौकरी? हाँ, रोहन ने इसे संसाधित किया। कंपनी अच्छी है। रीना ने कार्ड रख लिया। यह जटिल है, उसने कहा, जैसा कि हर वह चीज है जो लायक है। अगले सोमवार नीरज ने रीना को अपने कार्यालय में बुलाया। घर के अध्ययन कक्ष में नहीं, बल्कि मुंबई के केंद्र में एक इमारत की 11वीं मंजिल पर कंपनी के कार्यालय में। यह पहली बार था जब रीना उस जगह पर आई थी, बड़ी, व्यवस्थित, जिसमें एवेन्यू और शहर की छतों का दृश्य दिखता था। भावेश ने मुझे तुम्हारी शुक्रवार की रिपोर्ट भेजी है, नीरज ने कहा। रीना बैठ गई। उत्तरी आपूर्तिकर्ताओं वाली? हाँ। नीरज ने स्क्रीन पर दस्तावेज खोला। तुमने कुछ ऐसा देखा जो टीम 6 महीने से नहीं देख पाई थी। यह नहीं है कि उन्होंने इसे नहीं देखा, रीना ने कहा। यह है कि उन्होंने इसे देखा और नहीं जानते थे कि इसके साथ क्या करना है। यह अलग अलग चीजें हैं। नीरज ने उसे देखा। क्या अंतर है? अगर उन्होंने इसे नहीं देखा तो यह ध्यान की समस्या है। अगर उन्होंने इसे देखा और कार्य नहीं किया तो यह विश्वास की समस्या है। उन्हें इसे इंगित करने का अधिकार महसूस नहीं हुआ। विराम। उस टीम में कितने लोग हैं जिनके पास कहने के लिए कुछ है जो वे नहीं कह रहे हैं? रीना ने पूछा। नीरज ने तुरंत जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं पता, उसने कहा। यह भी कुछ ऐसा है जिस पर ध्यान देना है। नीरज ने दस्तावेज बंद कर दिया। उसने उसे एक पल के लिए देखा। रीना, मैं तुम्हें कुछ प्रस्तावित करना चाहता हूं। उसने इंतजार किया। अगले महीने एक पद खुल रहा है, प्रशासनिक प्रक्रियाओं का समन्वय। यह प्रवेश स्तर का पद नहीं है। इसके लिए अनुभव,
निर्णय और उन टीमों के साथ काम करने की क्षमता की आवश्यकता है जो हमेशा आपके कहे अनुसार सहमत नहीं होंगी। रीना उसे बिना बाधित किए देख रही थी। मैं तुम्हें यह इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारा हणी हूं, नीरज ने कहा, और उसने इसे ऐसी दृढ़ता के साथ कहा कि उसे पहले जितनी बार खुद को सही ठहराने की जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें यह इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुमने 2 हफ्तों में वह किया जो दूसरों ने महीनों में नहीं किया, और क्योंकि मुझे लगता है कि यह तुम्हारी क्षमताओं के लिए सही जगह है। चुप्पी। आपको कब तक जानना है? रीना ने पूछा। शुक्रवार से पहले। क्या मैं गुरुवार तक सोच सकती हूं? गुरुवार तक, उसने कहा। रीना उठी, दरवाजे की ओर गई, रुक गई। नीरज साहब। नीरज, उसने कहा। उसे 1 सेकंड लगा। नीरज। यह पहली बार था कि उसने बिना किसी संबोधन के नाम का इस्तेमाल किया था। धन्यवाद। मुझे अभी धन्यवाद मत दो, उसने कहा। तुमने अभी तक हां नहीं कहा है। रीना ने उसे देखा और इस बार हां, संक्षिप्त रूप से, पहले जितनी तेजी से गायब हुए बिना, कुछ ऐसा जो स्पष्ट रूप से मुस्कान थी उसके चेहरे पर छा गई। अभी नहीं, उसने कहा, और वह बाहर निकल गई। उस रात कार्यालय के पास उसने जो छोटा अपार्टमेंट किराए पर लिया था, रीना ने रोहन को सब कुछ बताया। काम, प्रस्ताव, नई स्थिति। रोहन ने उसे फर्श पर बैठकर अपनी पीठ बिस्तर से टिकाकर सुना। यह वह मुद्रा थी जो वह तब अपनाता था जब उसे कुछ महत्वपूर्ण लगता था और वह अच्छी तरह से सोचना चाहता था। क्या तुम स्वीकार करोगे? उसने पूछा। मैं सोच रही हूं। क्या तुम्हें रोक रहा है? रीना ने छत को देखा। कुछ भी ठोस नहीं, उसने कहा। तो यह कुछ ऐसा है जो ठोस नहीं है? हां, रोहन ने इसे संसाधित किया। डर? उसने पूछा। कुछ ऐसा ही? किसका? रीना को जवाब देने में देर लगी। कि यह काम करेगा, उसने कहा। रोहन ने उसे पूरी तरह से समझे बिना देखा। क्या तुम्हें डर है कि यह काम करेगा? मुझे इस बात की आदत पड़ने से डर लगता है कि चीजें काम करती हैं, रीना ने कहा, और फिर वे काम करना बंद कर देती हैं। रोहन एक पल के लिए चुप रहा। रीना, उसने कहा, अगर तुम इसे खोने के डर से जाने देती हो तो तुम पहले ही इसे खो चुकी हो। रीना ने उसे देखा। उसका छोटा भाई, 14 साल का, बीमारी और पढ़ाई और पूरी जिंदगी उसके सामने उसे सबसे सरल और सबसे सच्ची बात बता रहा था जो किसी ने उसे लंबे समय से नहीं बताई थी। तुम असहनीय हो, उसने कहा। मुझे पता है, उसने कहा। और वे दोनों उस छोटे से अपार्टमेंट में चुप्पी में बैठे रहे जिसकी एक ही खिड़की एक अंदरूनी आंगन की ओर खुलती थी, और बाहर मुंबई हमेशा की तरह अपना शोर कर रहा था, उदासीन और स्थिर, और उन चीजों से भरा हुआ था जो अभी तक नहीं हुई थी, जो गायत्री जानती थी। बुधवार की दोपहर रीना बांद्रा स्थित घर गई। उसके पास जाने का कोई काम संबंधी कारण नहीं था। उसका सामान पहले ही उठा लिया गया था। सर्विस रूम अब उसका नहीं था, लेकिन गायत्री ने उसे सुबह के बीच में एक छोटा सा संदेश भेजा था जिसमें लिखा था, जब तुम कर सको, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन आना। लक्ष्मी ने दरवाजा खोला। उसने कोई खास बात नहीं कही। उसने उसे एक छोटे से इशारे के साथ अंदर जाने दिया जो उस महिला के शब्दकोश में स्वागत के सबसे करीब था। गायत्री फिर से बगीचे में थी, इस बार बेंच पर नहीं बल्कि लोहे की कुर्सी पर, छोटी मेज के बगल में, जहां वह उन दिनों चाय पीती थी जब उसे नीचे आने की ताकत महसूस होती थी। 2 कप थे। रीना उसके सामने बैठ गई। रोहन कैसा है? गायत्री ने पूछा। ठीक है, उसने नया उपचार शुरू कर दिया है। मुझे खुशी है। उसने चाय परोसी। उसने रीना को अपना कप हमेशा की तरह शांत सटीकता के साथ दिया। क्या तुमने फैसला कर लिया है? उसने पूछा। मैं कल उसे बताऊंगी। तुम उसे क्या बताओगी? रीना ने कप को देखा। हां, उसने कहा। गायत्री ने बिना आश्चर्य के सिर हिलाया, जैसे उसने पूछने से पहले ही जान लिया हो। ठीक है, उसने कहा। उन्होंने एक पल के लिए चुप्पी में पिया। गायत्री, रीना ने पहली बार बिना मैडम के कहा। यह स्वाभाविक रूप से हुआ था, बिना किसी सचेत निर्णय के, और दोनों ने इसे बिना इंगित किए देखा। जो तुमने मुझे उस दिन बगीचे में कहा था जब मैं जा रही थी। हां, तुमने मुझे उस पल क्यों बताया? पहले क्यों नहीं? गायत्री ने कप रखा। क्योंकि तब समय नहीं था, उसने कहा। तुम्हें जाना था। तुम्हें यह महसूस करना था कि रहने या न रहने का निर्णय तुम्हारा था। अगर मैंने तुम्हें पहले बताया होता तो तुम मेरे लिए रुक जाती और वह काम नहीं करता। और अगर मैं वैसे भी चली गई होती तो मैं उस कुर्सी से उठ जाती और सड़क पर तुम्हारे पीछे आती। गायत्री ने कहा। ठीक वही जो मैंने किया। रीना ने उसे देखा। तुमने ठीक ठीक क्या कहा? बगीचे के प्रवेश द्वार से एक आवाज ने पूछा। दोनों मुड़ी। नीरज दहलीज पर था। वह बिना किसी के सुने आया था।
जो उस संगमरमर के फर्श वाले घर में लगभग असंभव था। लेकिन उसने बचपन से ही बिना शोर किए चलना सीख लिया था, जब उसकी माँ बगीचे में होती थी, क्योंकि वह उस चुप्पी को महत्व देती थी। मुझे लगा तुम ऑफिस में थे, गायत्री ने कहा। मैं पहले निकल गया। वह अंदर आया, बिना निमंत्रण के तीसरी बेंच पर बैठ गया। तुमने उस दिन उससे क्या कहा था? गायत्री ने उसे देखा, रीना को देखा। रीना ने हल्का सा सिर हिलाया। मैंने उससे कहा था। गायत्री ने कहा कि उसकी माँ इस परिवार के जीवन में आई सबसे ईमानदार व्यक्ति थी, और अगर वह इंदु का आधा भी थी तो यह परिवार उसे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चुप्पी। मैंने उसे यह भी बताया कि नीरज उसके पिता नहीं था, कि वह ज्यादा जिद्दी और जल्दी न्याय करने वाला था, लेकिन अंदर से उसमें वही था जो राजेश में तब था जब यह मायने रखता था, अपनी गलती कबूल करने की क्षमता। नीरज ने अपनी माँ को देखा। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा श्रेय है जिसने तुम्हें बिना किसी कारण के अभी अभी बर्खास्त किया था। हाँ, गायत्री ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें 34 साल से जानती हूं। क्या मैं इतनी आशावादी हो सकती हूं? रीना बगीचे को देख रही थी। और अगर वह वापस नहीं आई होती? उसने धीमी आवाज में पूछा। अगर मैं चली गई होती और उस दोपहर अंदर नहीं आई होती तो? गायत्री ने कहा, मुझे वैसे भी अपने बेटे से बात करनी पड़ती। देर सबेर, तुम्हारी माँ के बारे में, कर्ज के बारे में, तस्वीर के बारे में। उसे अब और छिपाया नहीं जा सकता था। अब क्यों? गायत्री ने उसे देखा। क्योंकि मेरे पास समय है, उसने एक ऐसी सादगी के साथ कहा जो सहानुभूति की तलाश नहीं कर रही थी। मुझे नहीं पता कितना, लेकिन मुझे पता है कि यह अनंत नहीं है, और कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं बिना कहे नहीं छोड़ना चाहती। बगीचा शांत रहा। कुछ देर बाद नीरज बोला, मां, कुछ ऐसा है जो मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा। पूछो। तस्वीर जो मुझे पिताजी की चीजों में मिली थी, क्या तुम जानती थी कि वह कौन थी? हाँ। कब से? हमेशा से, गायत्री ने कहा। राजेश ने मुझे इंदु के बारे में तब बताया था जब वे अभी भी साथ काम कर रहे थे। सभी विवरण नहीं, लेकिन यह कि वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति थी, कोई ऐसा जिसने उसे कुछ चीजों को देखने का तरीका बदल दिया था। और तुम्हें परेशान नहीं किया? गायत्री ने सवाल पर ईमानदारी से विचार किया। मुझे मुश्किल लगी, उसने कहा। मैं यह नहीं कहूंगी कि नहीं, लेकिन राजेश और मेरी एक लंबी और वास्तविक जिंदगी थी, गलतियों और सबके साथ। और मैंने सीखा कि जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनके भी ऐसे हिस्से होते हैं जो हमारे नहीं होते, ऐसे हिस्से जो दूसरे पलों से संबंधित होते हैं, दूसरे लोगों से। यह उन्हें हमारे कम नहीं बनाता। नीरज ने इसे अवशोषित किया। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम छोटे थे जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी, और तुम टूट गए थे। और फिर समय बीत गया, और सही समय खोजना दिन ब दिन मुश्किल होता गया। और अब गायत्री ने कहा, इंदु की बेटी मेरे सामने मेरे बगीचे में चाय पी रही है। उसने रीना को उस अपनी स्पष्टता के साथ देखा जिसे पहुंचने के लिए वॉल्यूम की आवश्यकता नहीं थी। मुझे लगता है कि सही समय खुद ही आ गया। रीना 1 घंटे बाद चली गई। नीरज उसे दरवाजे तक ले गया। दहलीज पर वह रुक गई। मैं तुम्हें कल फोन करूंगी, उसने कहा। मुझे पता है, उसने कहा। उसने सिर हिलाया। वह सड़क की ओर चलने लगी। रीना मुड़ी। नीरज दरवाजे पर खड़ा था, एक हाथ चौखट पर था, और उस पूरे समय में पहली बार उसमें उस आदमी की मुद्रा नहीं थी जो निर्देश देता है और निर्णय लेता है। उसमें किसी ऐसे व्यक्ति की मुद्रा थी जो दूसरे तरीके से खड़ा होना सीख रहा था। मेरी माँ ने जो कहा था कि अंदर से मुझ में वही है जो मेरे पिता में तब था जब यह मायने रखता था। उसने एक विराम लिया। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं इसे सच करने के लिए काम करूंगा। रीना ने उसे देखा। उसने तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार मुस्कान जल्दी गायब नहीं हुई। आप पहले से ही ऐसा कर रहे हैं, उसने कहा, और वह चली गई। उसके बाद की शुरुआत, गुरुवार की सुबह रीना ने नीरज को ठीक 9 बजे फोन किया। मैं स्वीकार करती हूं, उसने कहा। ठीक है, उसने कहा। कोई जश्न नहीं था, जरूरत नहीं थी। दोनों शब्द सही जगह पर सही वजन के साथ गिरे और इतना काफी था। 3 महीने बाद चीजें सही नहीं थीं, सही चीजें मौजूद नहीं होती, और रीना इसे किसी से भी बेहतर जानती थी, लेकिन वे वास्तविक थीं। और वास्तविक, जब कोई लंबे समय से बिखर रही चीजों को संभाले हुए आता है तो उसका एक ऐसा मूल्य होता है जिसे आसानी से समझाया नहीं जा सकता। रोहन स्थिर था, उपचार काम कर रहा था। उसे प्री यूनिवर्सिटी में जगह मिल गई थी और वह दोपहर में अपार्टमेंट की रसोई की मेज पर पढ़ाई करता था, ऐसी एकाग्रता के साथ जो रीना को अपनी उस उम्र की याद दिलाती थी, इससे पहले कि सब कुछ मुश्किल हो जाए। रीना ने महीने के पहले सोमवार को प्रशासनिक प्रक्रियाओं के समन्वय का पदभार संभाला था।
भावेश ने उसे टीम से एक छोटे से वाक्य के साथ परिचित कराया था। रीना शर्मा, समन्वयक, जो वह अपने क्षेत्र में कहेगी वही होगा। किसी ने और सवाल नहीं पूछा। टीम ने उसे पहले 2 हफ्तों में किसी नए व्यक्ति के प्रति हमेशा के अविश्वास के साथ परखा जो अधिकार के साथ आता है। उसने इसे भाषणों से हल नहीं किया, उसने इसे काम करके हल किया, पहले आकर, ज्यादा जानकर। और जब किसी के पास कहने के लिए कुछ था जो वे नहीं कह रहे थे, तो उसने उन्हें बिना कोई तमाशा किए जगह दी। दूसरे महीने के अंत तक टीम के 3 लोगों ने उसे ऐसे विचार दिए थे जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था कि वे दे सकते हैं। यह किसी भी रिपोर्ट से ज्यादा लायक था। गायत्री बेहतर थी, ठीक नहीं हुई थी। वह ठीक नहीं होने वाली थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो पिछले महीनों में बदल गया था। मंगलवार और गुरुवार को रीना पूर्वी विंग का कमरा साफ नहीं करती थी। वह उससे मिलने जाती थी, आती थी, ऊपर जाती थी और वे दोनों खिड़की के पास बैठ जाती थी और बात करती थीं या नहीं करती थीं, जैसा दिन की मांग होती थी। लक्ष्मी यह जानती थी, उसने इसे देखा था और उसे इसके बारे में जो महसूस होता था वह अपने पास रखती थी, जो उसे अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आई थी। उसका सम्मान करने का सबसे ईमानदार तरीका था। एक मंगलवार को गायत्री ने रीना को एक तस्वीर दिखाई जो उसे राजेश के अध्ययन कक्ष की चीजें व्यवस्थित करते हुए मिली थी। यह उस तस्वीर से अलग थी जो नीरज दराज में रखता था, ज्यादा हाल की। कार्यालय में कैमरे की ओर पीठ किए हुए डेस्क पर कुछ दस्तावेजों को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी तस्वीर खींची जा रही थी। रीना ने उसे एक लंबे पल तक देखा। वह ऐसे काम करती थी, हमेशा ऐसे ही। मुझे पता है, गायत्री ने कहा। राजेश ने एक दिन उसकी तस्वीर खींची जब उसने उसे नहीं देखा था। उसने मुझे यह दी थी। उसने मुझसे कहा था, इसे रख लो, किसी दिन यह किसी काम आएगी। रीना ने अपनी आंखें उठाईं। क्या मैं इसे रख सकती हूं? यह तुम्हारी है, गायत्री ने कहा। रीना ने उसे सावधानी से रखा। उस रात उसने उसे अपार्टमेंट की दीवार पर रोहन की आइसक्रीम कोन वाली तस्वीर और ठोड़ी पर चॉकलेट की धार वाली तस्वीर के बगल में रखा। दोनों तस्वीरें, उसकी मां काम करते हुए, उसका भाई हंसते हुए, सब कुछ जो एक ही जगह पर मायने रखता था। नीरज रविवार को अप्रत्याशित रूप से अपार्टमेंट में आया। उसने पहले फोन करके सूचित किया था। रीना ने दरवाजा खोला और वह समोसे के एक बैग के साथ और किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में अंदर आया जिसने एक आवेगी निर्णय लिया था, लेकिन उसे पछतावा नहीं था। रोहन ने उसे मेज पर से देखा जहां वह पढ़ाई कर रहा था। क्या तुम वही हो जिसने उसे निकाल दिया था? रोहन ने पूछा। हाँ, रीना ने कहा। हाँ, नीरज ने कहा, मैं वही हूं। रोहन ने उसे 3 सेकंड के लिए परखा। अच्छा हुआ कि तुमने उसे फिर से काम पर रख लिया, उसने कहा और अपने नोट्स पर वापस लौट गया। नीरज ने रीना को देखा। वह उसे एक ऐसे भाव के साथ देख रही थी जिसे कोई भी जो उसे नहीं जानता था उसके लिए व्याख्या करना मुश्किल था। लेकिन नीरज उस पूरे समय के बाद उसे पढ़ना सीख रहा था। यह उस मजाक के सबसे करीब था जिसे रीना शर्मा दिखाती थी। तीनों चाय पीने बैठ गए। रोहन ने कंपनियों के बारे में सीधे जिज्ञासा के साथ सवाल पूछे, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो प्रणालियों के संदर्भ में सोचता है और पदानुक्रम के संदर्भ में नहीं। नीरज ने हमेशा की तुलना में ज्यादा ईमानदारी के साथ जवाब दिया, जिसे बाद में उसने खुद एक ऐसी चीज के रूप में देखा जिसकी उसने योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जो खुद ही निकली। जब वह 2 घंटे बाद चला गया तो रोहन ने दरवाजा बंद होने का इंतजार किया और कहा, वह उतना बुरा नहीं है। नहीं, रीना ने कहा। क्या वह तुम्हारा बॉस है? हाँ, बस इतना ही। रीना ने उसे देखा। रोहन, उसने पूछा। हाँ, बस इतना ही, उसने कहा। रोहन ने किसी ऐसे व्यक्ति के इशारे के साथ सिर हिलाया जो किसी चीज को नोट कर रहा था, लेकिन विषय को पूरी तरह से बंद नहीं कर रहा था। रीना ने कप उठाए और अगर उससे ज्यादा कुछ था, अगर कुछ ऐसा था जिसका अभी तक कोई नाम या आकार नहीं था, या यह जानने के लिए पर्याप्त समय नहीं था कि वह किस में बदलने वाला था, तो यह उन दिनों से संबंधित था जो अभी तक नहीं आए थे। और वह भी ठीक था। महीने के आखिरी रविवार को गायत्री बिना किसी मदद के बगीचे में नीचे आई। उसने सुबह जल्दी ऐसा किया, इससे पहले कि कोई जगह होता, और चमेली के बिस्तर के पास लकड़ी के बेंच पर चाय के कप के साथ बैठ गई। और सुबह की धूप, जो अभी भी नरम थी और बिना किसी वादे के आती थी। लक्ष्मी ने उसे वहीं पाया जब वह रसोई खोलने गई। उसने उसे एक पल के लिए खिड़की से देखा, कुछ नहीं कहा। गायत्री की आंखें बंद थीं और चेहरा उस सर्दी की धूप की ओर उठा हुआ था जो कम गर्म करती थी लेकिन मौजूद थी। हाथ घुटनों पर, पीठ सीधी। लक्ष्मी उसे एक और कप बनाने गई। अगर पहला ठंडा हो गया था
जब वह ताजे चप के साथ बगीचे में बाहर निकली तो गायत्री की आंखें खुली थीं और वह बिस्तर को देख रही थी। बेमौसम चमेली, उसने कहा। लक्ष्मी ने देखा, वह छोटा सफेद बेमौसम चमेली जिसे हफ्तों पहले किसी ने नहीं देखा था। उसमें 3 और फूल खिल गए थे। बेमौसम, गायत्री ने दोहराया। और यह वही है, उसने और कुछ नहीं कहा। लक्ष्मी ने उसे कप दिया, अंदर वापस चली गई और गायत्री मल्होत्रा बगीचे में अकेली रह गई, चेहरे पर धूप और हाथों में गर्म चाय। और कुछ ऐसा जो ठीक शांति नहीं थी, लेकिन उसके बहुत करीब था। कुछ ऐसा जो शांति जैसा लगता है जब कोई आखिरकार उस बोझ को छोड़ देता है जिसे वह बहुत लंबे समय से उठा रहा था। उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं, सांस ली। बाहर, मुंबई में कहीं, रीना शर्मा अपने अपार्टमेंट में 2 तस्वीरों के साथ दीवार पर और अपने भाई को बगल के कमरे में सोते हुए, और एक नौकरी जिसे उसने खुद कमाया था, और एक भविष्य जिसके बारे में उसे अभी तक ठीक से नहीं पता था कि उसका क्या रूप होगा, लेकिन जिसे पहली बार इतने लंबे समय में उसे सामने से देखने में डर नहीं लग रहा था। जाग रही थी, और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने बिना किसी चीज के काम करने की उम्मीद किए जीना सीखा था। यह सब था, यह सबसे ज्यादा था, यह शुरुआत थी।